दैट इज योर हार्ट इज अनेबल टू पंप sufficient blood to meet the metabolic need of the body organ. आपका हार्ट उतना ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा जितना ब्लड आपकी बॉडी ऑर्गन को चाहिए. दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर. दैट इज कॉल्ड. अब हार्ट फेलियर में आपको एक देखा था इनिशियली एक्यूट हार्ट फेलियर, एक आपने देखा था क्रॉनिक हार्ट फेलियर. यदि सडन फंक्शन लॉस होता है तो वी कैन से एक्यूट हार्ट. और मैंने ये भी कहा था विदिन 6 वीक, यदि विदिन 6 वीक आपके हार्ट के फंक्शन लॉस होते हैं वी कैन से एक्यूट हार्ट फेलियर. और क्रॉनिक हार्ट फेलियर का मतलब मोर देन 6 वीक, या हम कह सकते हैं इंसीडियस लॉस ऑफ फंक्शन, इंसीडियस लॉस ऑफ द हार्ट फंक्शन इज कॉल्ड क्रॉनिक हार्ट फेलियर. फिर एक हमने पढ़ा था सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और एक पढ़ा था डायस्टोलिक हार्ट फेलियर. सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का मतलब योर हार्ट इज अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, योर हार्ट इज अनेबल टू. और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट इज अनेबल टू रिलैक्स, हार्ट इज अनेबल टू रिलैक्स. फिर आपको मैंने कहा था फॉरवर्ड हार्ट फेलियर, एक था फॉरवर्ड हार्ट फेलियर और एक था बैकवर्ड हार्ट फेलियर. फॉरवर्ड हार्ट फेलियर में your left ventricle या right ventricle is unable to inject blood into the pulmonary or systemic circulation. दोनों ventricle है, right ventricle pulmonary circulation में blood को भेजता है, left ventricle systemic circulation में blood को भेजता है. जब दोनों ventricle blood को pulmonary और systemic circulation में inject नहीं कर पा रहे, that condition is a forward heart failure. और जब forward heart failure होगा तो क्या हो जाएगा? backward heart failure. फिर तो मेन दो टाइप्स है, that is a right sided heart failure और left sided heart failure. आपको याद होगा left sided heart failure होगा तो कौन से सिम्टम दिखेंगे? pulmonary. कौन से दिखेंगे? If your left heart is unable to work, blood return back to the lungs, blood वापस आएगा और आपको दिखेंगे पल्मोनरी सिम्टम. और राइट साइड हार्ट फेलियर कैन कॉज सिस्टमिक सिम्टम. यहां तक हमने पढ़ा था. आज राइट साइड और लेफ्ट साइड को दोनों दिखते हैं. और कल के पेपर में मैंने स्पेशली राइट साइड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, डिगॉक्सिन के अच्छे खास एमसीक्यू डाले. तो आज ध्यान से पढ़िएगा और जितने भी क्वेश्चन डाले वो सब आज पढ़ा दूंगा आपको. और डिगॉक्सिन पर 10-12 एमसीक्यू डाल दिए. हाँ, वो अभी पढ़ लेंगे हम लोग, चिंता मत करो, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. और डिगॉक्सिन तो मैं कहूँ हर एग्जाम का फेवरेट ड्रग है, जहां से एमसीक्यू बनते ही बनते हैं. नाउ नेक्स्ट कैरी करते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर. Again, right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. That is right lungs, left lungs. Pulmonary artery नंबर में कितनी होती है बच्चों? 2. और pulmonary vein, very good. Pulmonary vein जो नंबर में 4 होता है. That is a superior vena cava, inferior vena cava. है ना? आप लोग देखा जाए तो 48-49 के टेम्परेचर में भी कल लगभग 10 घंटे 11 घंटे बैठे, है ना? और एक आध बच्ची को थोड़ी हेल्थ का इशू आया था, तो आई थिंक यू आर द फाइटर, यू आर द. ऐसा नहीं लगता हम लोग 10 घंटे संघर्ष कर रहे हैं. कुछ लोग भागे थे, कुछ लोग बैग छोड़ के भागे थे. उनको ये नहीं पता बैग छोड़ के जिस हॉस्टल के गेट से एंटर कर रहे हैं वहां भी कैमरा खुला हुआ है. बिना बैग आप हॉस्टल में पहुंच रहे हो तो आप पे कार्रवाई होनी चाहिए. तो कल तो मैंने मौका दिया है, आगे से रिपीट मत करना. हम यहाँ पर पढ़ने आए, आराम करने नहीं आए कि सर थक गए, 4 घंटे हो गए, तो नालायक घर पे बैठे रहते, है ना? पसीना ना हेड टू टो तक जाना चाहिए. दैट मींस यू आर डूइंग वर्क हेड टू टो तक. थोड़ा डिस्कंफर्ट हुआ, गट साहब बाहर जाके आ रहे हैं, अब बैग छोड़े और गट साहब इंतजार कर रहे हैं, और बच्चे सीधा ज्ञान स्थलम, है ना? अभी इनडायरेक्टली आपको अलर्ट कर रहा हूं, मुझे पता हो कौन बच्चे थे, मैंने जूम करके स्क्रीनशॉट भी लिया उनका, है ना? बट प्लीज मुझे मजबूर ना करें, आप क्लास में मैक्सिमम टाइम दीजिएगा. यदि आप थक गए तो टीचर भी तो थक गए होंगे, है ना? और टीचर का अप्रिसिएशन सिर्फ स्टूडेंट है. एक टीचर आपके सामने मॉडल पेपर लेके आ रहा है ना, तो एक दिन में नहीं बनता वो, कम से कम 8 से 10 दिन टीचर अपना दिमाग लगाता है कि मुझे हर टॉपिक का एमसीक्यू इंक्लूड करना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं दी जाए, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं जाए. फिर वो टीचर उस पेपर को सॉल्व करवाने के लिए और मेहनत करता है कि मैं हर चारों ऑप्शन का रैशनल बताऊं, और आपको सुनने में तकलीफ हुई. ऐसी हरकतों से बाहर आ जाओ और बन जाओ नर्सिंग ऑफिसर, नहीं तो अच्छी बात नहीं बेटा. उन गर्ल्स को बोला जो कल सीधा हॉस्टल पहुंच गई थी, ठीक है? वो समझे ध्यान से. राइट साइड हार्ट फेलियर की बात करें, और मैंने आपको शुरू में जब हार्ट फेलियर पढ़ाया था कुछ कॉजेज आपको डिस्कस किया था, उसमें एक वर्ड था कार्डियोमायोपैथी, एक था वल्वुलर डिजीज ऑफ हार्ट, एक हाइपरटेंशन, एक था कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसमें एमआई और एंजाइना आपको बताया था, रिमेंबर? ओके. अब यदि राइट साइड हार्ट फेलियर की बात करें, देखिए ये आपका हार्ट है, मैंने कहा था मोस्ट कॉमन कौन सा हार्ट फेलियर होता है? लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर जो है वो मोस्ट कॉमन हार्ट फेलियर है. और ऑलवेज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कैन कॉज राइट साइड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कैन कॉज. तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है फर्स्ट कॉज में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर इज अ प्राइमरी कॉज, प्राइमरी कॉज. सपोज देखिएगा, if your left ventricle is unable to pump blood into the systemic circulation, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं भेज पा रहा है, नहीं भेज पा रहा तो उसके ब्लड को वापस कहां भेजा? लेफ्ट एट्रियम में. ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किसमें गया और पल्मोनरी वेन से कहां पहुंच गया? लंग्स में. और लंग्स से फिर और बैक होके कहां चला गया? और राइट वेंट्रिकल से कहां चला गया? वापस कहां एंटर हो गया? और इंफीरियर वेना कावा. तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है राइट साइड हार्ट फेलियर के लिए. दोनों में से लेफ्ट फेल हुआ तो राइट फेल होने का रिस्क सबसे ज्यादा है. राइट लेफ्ट को नहीं करेगा, बट लेफ्ट किसको करेगा? राइट को. देन कोर पल्मोनल. कोर पल्मोनल का जो मीनिंग होता है एग्जैक्टली देखिएगा, लंग्स के अंदर ब्लड लेके कौन जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी. कौन लेके जा रहा है? और यही पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में एंटर करके पल्मोनरी कैपिलरीज को ब्लड देगा. और यदि पेशेंट के पल्मोनरी कैपिलरीज में कंजेशन की वजह से ये ब्लड वापस रिटर्न बैक होगा और एंटर क्या हो जाएगा? राइट साइड ऑफ द हार्ट. क्या हो जाएगा? और राइट साइड हार्ट की साइज एनलार्ज हो जाएगी. क्या हो जाएगी? दैट इज कॉल्ड कोर पल्मोनल. कोर पल्मोनल का मीनिंग होता है कंजेशन इन अ पल्मोनरी कैपिलरी, ब्लड रिटर्न बैक टू द
टू योर माउथ, हाँ, ब्लड रिटर्न बैक टू द, जब पेशेंट का ब्लड होगा वो राइट साइड ऑफ हार्ट पे वापस चला जाएगा। मतलब लंग्स में ब्लड लेके कौन जा रहा था? पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी की ब्रांच को क्या था? आर्टरियोस। आर्टरियोस की ब्रांच कौन होगा? कैपिलरीज। और कैपिलरीज में कंजेशन की वजह से ब्लड वापस कहां जा रहा है? राइट साइड ऑफ। और इधर से भी ब्लड कहां? राइट साइड ऑफ। तो राइट साइड की साइज क्या हो जाएगी? और जब साइज एनलार्ज हो जाएगी और हार्ट कैन नॉट एबल टू वर्क प्रॉपर्ली, दैट इज कॉल्ड कोर पल्मोनल। क्या बोलते हैं? तो कोर पल्मोनल का कॉज होता है कंजेशन ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज, कंजेशन ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज। देन राइट वेंट्रिकुलर इन्फ्रैक्शन, आपको एमआई पढ़ा था, और एमआई में मैंने इन्फेक्शन का मीनिंग क्या कहा था? डेथ ऑफ सेल और टिश्यू, रिजल्टिंग लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, रिजल्टिंग लैक ऑफ। अब ये डेथ ऑफ सेल और टिश्यू कहां है? राइट वेंट्रिकल में। कहां है? जब राइट वेंट्रिकल के सेल और टिश्यू डैमेज हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकल काम नहीं करेगा, और जब राइट वेंट्रिकल काम नहीं करेगा तो ब्लड आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन नहीं जाएगा, ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन नहीं जाएगा तो ब्लड वापस कहां पहुंचेगा? राइट। और राइट एटीएम से आपका ब्लड कहां चला जाएगा? बॉडी सिस्टम, बॉडी सिस्टम। तो पहला कॉज क्या था? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कैन कॉज राइट साइड हार्ट फेलियर। दूसरा कॉज क्या था? कोर पल्मोनल। क्या था? कोर पल्मोनल कैन कॉज ब्लड रिटर्न टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तीसरा कॉज क्या था? राइट वेंट्रिकुलर इन्फेक्शन, राइट वेंट्रिकुलर। और राइट वेंट्रिकुलर इन्फेक्शन का मतलब डेथ ऑफ सेल और टिश्यू ऑफ द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल का सेल और टिश्यू डाई हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकल काम नहीं करेगा, राइट वेंट्रिकल काम नहीं करेगा, ब्लड वापस कहां चला जाएगा? राइट एटीएम। कहां चला जाएगा? और राइट एटीएम से ब्लड कहां पहुंच जाएगा? आपकी बॉडी सिस्टम में। आ रहा है समझ में? ओके फाइन। अब यहाँ पर मैं मेंशन किया है कि साइन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर आर एविडेंस ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन। यदि राइट साइड का हार्ट फेल हुआ है तो सिम्टम कौन से दिखेंगे? सिस्टमिक। कौन से दिखेंगे? प्लीज राइट डाउन। फटाफट लिखिए बच्चों। हेलो, लिखा? जैसे यहाँ सबसे पहले एक सिम्टम लिखा हुआ है एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, और एक लिखा नोजिया। उसका कॉज लिखा है रिजल्ट फ्रॉम द वीनस एंगोर्जमेंट विद इन एब्डोमिनल ऑर्गन। अब आपको अच्छे से पता है ये जो इंफीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा में जो ब्लड जाता है वो ऑलमोस्ट लो एक्सट्रीमिटीज और एब्डोमिनल ऑर्गन से, लो एक्सट्रीमिटीज और एब्डोमिनल ऑर्गन से। तो लो एक्सट्रीमिटीज और एब्डोमिनल ऑर्गन की हम बात करें तो स्पेशली एब्डोमिनल ऑर्गन जो है वो ब्लड किसको देते हैं? पोर्टल वेन को। किसको देता है? और पोर्टल वेन ब्लड किसको देता है? लीवर। किसको देता है? और लीवर से राइट हेपेटिक वेन और लेफ्ट हेपेटिक वेन ब्लड किसको देता है? इंफीरियर। और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहां जाता है? राइट। मतलब आपके इंटेस्टाइन से सुपीरियर और इंफीरियर मिसेंट्रिक वेन ब्लड को कैरी करता है और उस ब्लड को लाके देता है पोर्टल वेन को। किसको देता है? और पोर्टल वेन ब्लड को डिलीवर कर देता है लीवर में। किसमें डाल देता है? और लीवर से राइट हेपेटिक वेन, लेफ्ट हेपेटिक वेन, बिकॉज लीवर हैव टोटल 4 लॉब्स बट 2 इज अ मेजर लॉब, राइट लॉब। और एक राइट लॉब से एक लेफ्ट लॉब से दो वेन निकलेगा, एक आपका होगा राइट हेपेटिक वेन, लेफ्ट हेपेटिक वेन, और ब्लड किसमें डालता है? इंफीरियर। और इंफीरियर वेन का ब्लड कहां खाली करेगा? राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर राइट एटीएम से ब्लड वापस इंफीरियर वेना कावा में आ रहा है, वापस लीवर में आ रहा है, वापस पोर्टल वेन में आ रहा है, वापस मेसेंट्रिक वेन में जा रहा है, तो उधर से भी आ रहा है और ये भी। तो दोनों तरफ से जब ब्लड आएगा तो वेन में क्या हो जाएगा? अंगोर्जमेंट। क्या हो जाएगा? अंगोर्जमेंट का मतलब वेन ट्विस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्विस्ट। ट्विस्ट होने की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंपैक्ट होता है। यू नो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब फूड को फर्दर भेजने वाले मूवमेंट। स्टार्ट होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर से, एंड होता है सिग्मोइड कोलन। कहां होता है? अब वो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंपैक्ट होगा तो पेशेंट को भूख नहीं लगेगी और नोजिया फील होगा। क्या होगा? नोजिया फील। तो पहला जो शॉर्ट फॉर्म का पहला आंसर है एनोरेक्सिया और नोजिया दैट्स अ सिम्पटम, और ये किसमें फाइंड आउट होता है? राइट साइड हार्ट फेलियर। किसमें होता है? और इनका कॉज क्या है? एंगोर्जमेंट ऑफ द एब्डोमिनल, एब्डोमिनल वेन बोल सकते हैं,
और एब्डोमिनल ऑर्गन वेन बोल सकते हैं. देन W, दैट इज अ वेट गेन. अब जब ब्लड वापस आ रहा है तो फ्लूइड का क्या हो रहा है? रिटेंशन. भाई ब्लड को डिलीवर तो होना चाहिए राइट साइड ऑफ द हार्ट में, राइट साइड ऑफ द हार्ट से लंग्स में जाना चाहिए, लंग्स से लेफ्ट साइड में जाना चाहिए, फिर आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, फिर किडनी में जाएगा, फिर फिल्टर होगा, वेस्ट एलिमिनेट हो जाएगा और ब्लड वापस आपकी बॉडी में आ जाएगा. बट यहाँ पर क्या हो रहा है? वेनस रिटर्न वापस आना चाहिए, वो वेनस रिटर्न वापस नहीं आ रहा है, तो ब्लड वेसल्स में कलेक्ट हो रहा है. ब्लड वेसल्स में कलेक्ट होने से रिटेंशन हो रहा है, रिटेंशन होने से फ्लूइड का एक्युमुलेशन बढ़ रहा है, और एक्युमुलेशन बढ़ेगा तो वेट क्या हो जाएगा बच्चों? गेन. क्योंकि वेट लॉस करने के लिए कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा. किसको बढ़ाना पड़ेगा? कार्डियक आउटपुट. तो AW, दैट इज एनोरेक्सिया और वेट गेन. द नेक्स्ट वन, हेपेटोमेगली रिजल्ट फ्रॉम venous enlargement in a liver. देखिए हेपेटोमेगली का मीनिंग होता है enlargement of liver. क्या होता है? दैट इज enlargement of liver is called hepatomegaly. और लिवर का enlarge होने का कारण ब्लड रिटर्न बैक आएगा राइट और लेफ्ट हेपेटिक वेन से, इधर से ब्लड एंटर करा पोर्टल वेन से, और लिवर की वेन्यूज में ब्लड का एक्युमुलेशन बढ़ेगा तो लिवर का साइज बढ़ जाएगा, और लिवर के साइज बढ़ने को हेपेटोमेगली बोलते हैं. क्या बोलते हैं? देखिए हेपेटोमेगली का मीनिंग है enlargement of liver. क्या बोलते हैं? ये ज्यादातर अल्कोहल इंटेक करने वाले पेशेंट होता है, सिरोसिस ऑफ लिवर. किस होता है? सिरोसिस ऑफ लिवर. तो हेपेटोमेगली का कॉज क्या है कि एक तो राइट एटीएम से ब्लड इंफीरियर वेना कावा से लिवर में आ रहा है, और दूसरा पोर्टल वेन से ब्लड लिवर में जा रहा है, तो लिवर की ब्लड वेसल्स में ब्लड का एक्युमुलेशन बढ़ेगा, और जिसकी वजह से लिवर का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो पहला यहाँ पर सिम्टम क्या था? राइट साइड हार्ट फेलियर का एनोरेक्सिया, साथ में नोजिया. सेकंड सिम्टम यहाँ पर क्या? वेट. थर्ड सिम्टम था हेपेटो. नाउ नेक्स्ट वन, ई, एडिमा. बाइपेडल यूजुअली अफेक्ट फीट, एंकल, वर्सन व्हेन द पेशेंट स्टैंड और सिट. देखिए एडिमा का मतलब होता है, एग्जैक्टली एडिमा का मीनिंग कोई आपसे पूछे तो एबनॉर्मल accumulation of fluid into interstitial space. और इंटरस्टिशियल स्पेस होता है बिटवीन टिश्यू. बिटवीन टिश्यू आपके बॉडी में टिश्यूज होते हैं, और टिश्यूज के बीच की स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस. और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जब फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एडिमा. क्या कहते हैं? एडिमा. मैंने यहाँ पर लिखा यूजुअली अफेक्ट द फीट, एंकल, वर्सन व्हेन द पेशेंट स्टैंड और सिट. देखिए बच्चों, जब आपका लिवर में हेपेटोमेगली होगा, लिवर में हेपेटोमेगली होगा तो पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा, पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड रिटर्न बैक आएगा, और ये रिटर्न बैक किधर जाएगा? लोअर एक्सट्रीमिटीज की तरफ जाएगा. जब रिटर्न बैक जाएगा ब्लड वेसल्स में फ्लो बढ़ेगा, तो वहां से फ्लूइड लीक आउट करके इंटरस्टिशियल स्पेस में कलेक्ट हो जाएगा, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एडिमा. क्या कहते हैं? कई बार आपने देखा लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट में, लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट देखोगे, लिवर सिरोसिस कैन कॉज असाइटिस. क्या क्या कॉज करता है? असाइटिस का मतलब पता है? abnormal accumulation of fluid into the peritoneal cavity. और असाइटिस के अलावा यदि लोअर एक्सट्रीमिटीज का ब्लड वापस नहीं आ रहा है तो वहां पर यदि फ्लूइड लीक आउट होता है तो इंटरस्टिशियल स्पेस में डिपॉजिट होगा और कैन कॉज एडिमा. क्या कॉज करेगा? एडिमा. तो निक्सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है देयर इज एडिमा, और बाइपेडल लिखा मैंने दोनों तरफ होगा. देन ascites, increase pressure within the portal vessels, force fluid into the abdominal cavity. देखिए एक्चुअली क्या होता है, सपोज आपका लिवर है, दिस इज योर लिवर. लिवर की जो ब्लड सप्लाई है उसमें एक तो ब्लड देता है पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन लगभग 80% लिवर को ब्लड देता है, और दूसरा जो लिवर की ब्लड सप्लाई है हेपेटिक आर्टरी, दैट इज अ हेपेटिक आर्टरी. हेपेटिक आर्टरी जो 20% लिवर को ब्लड सप्लाई करता है. अब लिवर की ब्लड सप्लाई में 80% तो ब्लड कौन दे रहा है? पोर्टल वेन. 20% कौन दे रहा है? अब तो हेपेटिक आर्टरी से ब्लड जा रहा है, ये O2 रिच ब्लड है. क्या है बच्चों? मतलब इस ब्लड में क्या जाता है? ऑक्सीजन. और वहीं तो पोर्टल वेन से ब्लड जा रहा है उसको न्यूट्रिएंट रिच कहते हैं. क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट रिच कहते हैं, बिकॉज ये इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट को कलेक्ट करके किसमें डालता है? लिवर में. किसमें डालता है? लिवर में. तो ये लिवर की नॉर्मल ब्लड सप्लाई है. कोई पूछता है कि हु आर रिस्पांसिबल टू सप्लाई ब्लड टू द लिवर, तो आपको लिखना कि 80% लिवर को ब्लड कौन देता है? पोर्टल वेन. और हेपेटिक आर्टरी कितना देता है? 20%. अब लिवर का जो ब्लड है आगे वो आपका राइट और लेफ्ट है. हेपेटिक वेन के द्वारा कहा जाता है बच्चों इंफीरियर, और इंफीरियर वेना कहां डालता है? राइट. और हमारे तो पेशेंट को राइट साइड हार्ट फेलियर है, राइट साइड. अब क्या होगा? राइट साइड हार्ट फेल की वजह से ब्लड इंफीरियर वेना कावा में आएगा, हेपेटिक वेन में आएगा, लिवर में आएगा, और लिवर से जब ब्लड वापस आएगा तो किसमें आएगा? ये जो पोर्टल वेन है नॉर्मली 5 to 10 सेंटीमीटर H2, 7 to 14, सॉरी 5 to 10 mm of Hg, 5 to 10 mm of Hg, और 7 to 14 सेंटीमीटर H2. ये नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर बच्चों. नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर जो है 5 से 10 mm of Hg और 7 से 14 सेंटीमीटर H2. दिस इज द नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर, नॉर्मल पोर्टल वेन. अब जब लिवर ब्लड को नहीं ले रहा है, लिवर क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि हार्ट नहीं ले रहा है, तो लिवर से भी ब्लड वापस किसमें आए? पोर्टल वेन. किसमें आए? और पोर्टल वेन से वापस कहां जा रहा है? इंटेस्टाइनल वेन, पेरिटोनियल कैविटी. और वहां पर जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लूइड लीक आउट होकर के पेरिटोनियल कैविटी में एक्युमुलेट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? असाइटिस. असाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है पोर्टल हाइपरटेंशन. पोर्टल मतलब पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा, इसको पोर्टल हाइपरटेंशन, इसको पोर्टल. नॉर्मल पोर्टल वेन का प्रेशर कितना? 5 to mm of Hg और 7 to सेंटीमीटर H2. अब पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड रिटर्न बैक होगा, तो डेफिनेटली पेरिटोनियल कैविटी में ब्लड वेसल्स का प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लूइड लीक आउट होगा, और फ्लूइड एक्युमुलेट होगा पेरिटोनियल कैविटी में. तो क्या कॉज करेगा? सच में. अब आप सोचिएगा, जो जो राइट साइड ऑफ हार्ट को ब्लड भेज रहा है वहां ब्लड क्या हो रहा है? वापस आ रहा है. तो ब्लड वापस भी जा रहा है, उधर से भी आ रहा है, दोनों मिलेंगे, प्रेशर बढ़ेगा. और जब भी इंट्रावेस्कुलर प्रेशर बढ़ता है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड लीक आउट होता है, और लीक होगा सराउंडिंग, और सराउंडिंग कौन है? इंटरस्टिशियल स्पेस. और वहां पर क्या कॉज हो जाता है? एडिमा. क्या हो जाता है? एडिमा. नेक्स्ट लिखा है डिस्टेंट नेक वेन, इंक्रीज वीनस प्रेशर लीड टू द डिस्टेंटेड नेक वेन. ध्यान से समझिएगा, डिस्टेंटेड नेक वेन का मतलब राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में ब्लड कहां आता है? सुपीरियर वेना कावा. और ब्लड कहां बच्चों? इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा. अब राइट एट्रियम से ब्लड वापस आ रहा है तो किसका प्रेशर बढ़ेगा? और सुपीरियर वेना कावा जो ब्लड लेके आ रहा है उनका भी तो प्रेशर बढ़ेगा. और यहाँ ब्लड लेके कौन आ रहा है? जुगुलर वेन. कौन आ रहा है? और जुगुलर वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो जुगुलर वेन क्या होगा? डिस्टेंडेड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डिस्टेंडेड हो जाएगा. प्लीज राइट डाउन एवरीवन. रैशनल सबका जरूर लिखिएगा, कौन क्यों कैसे हो रहा है.
क्या वेट गेन, हेपेटोमेगली, एडिमा, असाइटिस, डिस्टेंडेड नेक वेन, ये सारे जो है ये आपके बॉडी सिस्टम के सिम्टम है। जब राइट साइड हार्ट फेल होता है, ब्लड आपकी बॉडी में वापस चला जाता है और अलग अलग ऑर्गन में जैसे रीच करेगा वहां पर सिम्टम कॉज करेगा। और राइट साइड हार्ट फेलियर का प्राइमरी कॉज कौन है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। हाँ बेटा, एडिमा का कॉज क्या होता है? एक्चुअली लोअर एक्सट्रीमिटी से ब्लड कौन लेता है? इंफीरियर वेना cava, है ना? तो जैसे ही इंफीरियर वेना cava ब्लड को रिटर्न करेगा तो लोअर एक्सट्रीमिटी से ब्लड को कौन भेजा? काफ मसल्स। काफ मसल्स वो वीनस रिटर्न करता है टुवर्ड्स योर हार्ट। तो उधर से भी ब्लड आ रहा है और हार्ट से ब्लड वापस आ रहा है। दोनों ब्लड जब मिलेंगे तो ब्लड वेसल्स का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जब वेसल्स का प्रेशर बढ़ता है तो वहां से फ्लूइड लीक होता है और वो फ्लूइड शिफ्ट कहां हो जाता है? टिश्यूज के बीच में। दैट इज कॉल्ड एडिमा। तो एडिमा का एक्चुअल मीनिंग होता है फ्लूइड एक्युमुलेशन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब स्पेस बिटवीन टिश्यू, स्पेस बिटवीन। नॉर्मली एडिमा वर्ड सुनते हैं हम क्या बोलते हैं? स्वेलिंग, नॉट स्वेलिंग। एडिमा मींस abnormal accumulation of fluid in an interstitial space। टिश्यूज के बीच में फ्लूइड का accumulation होना। हम कभी-कभी कैनुला लगाते हैं तो हमें जाना तो चाहिए वेन में। हम कभी-कभी बाहर चले जाते हैं विजिट करने, तो वेन से बाहर जाएंगे तो ब्लड भी तो बाहर आता है, तो ब्लड वहां टिश्यूज के बीच में accumulate हो जाता है और एडिमा कर देता है। क्या कर देता है? एडिमा कर देता है। ठीक है, ओके। हाँ बेटा, वेरी गुड। पिटिंग एडिमा क्या होता है बता देता हूं आपको, सभी बच्चों को बता देता हूं। क्या बेटा? हाँ, देखिए पिटिंग एडिमा एक्चुअली क्या होता है? पिटिंग एडिमा और एक आप बताओ एडिमा, ऑलमोस्ट इनिशियल फेज होता है ना एडिमा का, दैट इज एडिमा। और अब इसको डिफरेंशिएट करना पिटिंग एडिमा से, तो क्या होगा? जैसे ये आपका स्किन है, ये आपका स्किन है और आपने क्या किया? एडिमा के सीवियर ग्रेड को पिटिंग एडिमा कहते हैं। आपने स्किन के ऊपर प्रेशर पुट किया और प्रेशर पुट करते ही यहाँ पे डायमीटर बना, डायमीटर बना और प्रेशर रिलीज करते ही डायमीटर सबसाइड हो गया। डायमीटर सबसाइड हो गया मतलब जैसे ही आपने प्रेशर पुट किया तो एक डायमीटर बना, स्पेस बना। स्पेस क्यों बना? क्योंकि वहां पे क्या एक्युमुलेटेड है? फ्लूइड। तो प्रेशर पुट किया, स्पेस बना, प्रेशर रिलीज किया, स्पेस सबसाइड हो गया, तो हम इसको कहते हैं 0 प्लस। और डायमीटर कितना हो गया? 0 mm। क्या हो गया? मतलब इस पिटिंग एडिमा का ग्रेड क्या है? 0 प्लस है। प्रेशर पुट किया, डायमीटर बना, डायमीटर वापस सबसाइड हो गया, तो यहाँ क्या लिखा मैंने? और जब 0 mm का डायमीटर बना मतलब आपको 0 प्लस, मतलब ग्रेड ऑफ पिटिंग एडिमा। यहाँ ही आपने जैसे प्रेशर पुट किया और थोड़ा सा ज्यादा डायमीटर बना अराउंड 2 mm का, तो वी कैन से 1 प्लस ग्रेड। कौन सा ग्रेड हो जाएगा? 1 प्लस। अगेन प्रेशर पुट किया तो आपने देखा 4 mm का डायमीटर बना, तो अपना ग्रेड क्या हो जाएगा? 2 प्लस। क्या हो जाएगा? 2 प्लस। और प्रेशर पुट किया और बड़ा डायमीटर 6 mm का चला गया, तो कौन सा ग्रेड हो गया? 3 प्लस। और बड़ा डायमीटर बना 8 mm का चला गया, तो ग्रेड क्या हो जाएगा? दैट इज अ ग्रेडिंग ऑफ पिटिंग एडिमा। ग्रेडिंग ऑफ। और एडिमा इनिशियल फेज ऑफ पिटिंग एडिमा, यदि हमने एडिमा को सबसाइड नहीं किया तो ये क्या कॉज कर देगा? पिटिंग एडिमा। जैसे आपने सुना नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट को पिटिंग एडिमा होता है। एग्जैक्टली एडिमा का कॉज क्या हो सकता है? डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। डिक्रीज, जैसे ये आपकी ब्लड वेसल है, ये आपकी ब्लड वेसल है। अब इस ब्लड वेसल्स में प्रोटीन सब्सटेंस जब ट्रेवल करते हैं, प्रेशर पुट होता है। ये प्रेशर होता है 25 to 30 mm ऑफ Hg। और इस प्रेशर को कहते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं? ऑनकोटिक प्रेशर। और इस ऑनकोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है एल्ब्यूमिन। कौन करता है? एल्ब्यूमिन क्या है? प्रोटीन है। आपकी बॉडी में एल्ब्यूमिन कम हुआ, ऑनकोटिक प्रेशर कम हुआ, तो ब्लड वेसल से फ्लूइड क्या होगा? लीक होगा। लीक होगा तो क्या कॉज होगा? आपने सुना है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइपोएल्बुमिनीमिया। दिस इज कॉज ऑफ पिटिंग एडिमा, कॉज ऑफ पिटिंग एडिमा। तो दैट इज अ पिटिंग एडिमा। इवन लंबे समय तक आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हो, 5 घंटे 7 घंटे, तो यू आर ऑन रिस्क टू डेवलप पिटिंग। ऑलमोस्ट आपके सारे टीचर्स जिस दिन बड़ी क्लास लेते हैं, एट इवनिंग दे आर सफरिंग विद पिटिंग एडिमा। इवन इट मे रिस्क टू सफरिंग विद वेरिकोस वेन। वेरिकोस, पीपल डू वर्क इन ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में लंबे समय तक ओटी में काम करने वाले को भी हो सकता है। तो ग्रेविटी से फोर्स एक तरफ डायरेक्शन में जा रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, पिटिंग एडिमा हो सकता है। बस ये भी आपको याद रखना, पिटिंग एडिमा दैट हैव डायमीटर और एडिमा दैट डज नॉट हैव डायमीटर, डज नॉट हैव डायमीटर। आगे समझ में? एडिमा पे आप प्रेशर पुट करोगे, हाथ हटाते ही वो डायमीटर 0 हो जाएगा और पिटिंग में डायमीटर बना रहेगा। आगे समझ में? एक से पूछा वेट गेन क्यों होता है? अब वेट लॉस कैसे होगा? बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा और बॉडी से फ्लूइड लॉस होने के लिए आपके बॉडी में फ्लूइड आएगा कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। कहां से आएगा? अब यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल तो ब्लड को आगे भेज ही नहीं रहा है, तो बार बार क्या हो रहा है? रिटेंशन हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है। इनटेक ले रहे हो, आउटपुट नहीं है। भाई आउटपुट कहां से आएगा? यूरिन के थ्रू। और यूरिन के थ्रू आउटपुट आने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप होना जरूरी है, और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ही नहीं कर रहा है, किडनी में ब्लड नहीं जा रहा है, किडनी में ब्लड नहीं जा रहा तो किडनी फिल्टर नहीं कर रहा है, और किडनी फिल्टर नहीं कर रहा है तो यूरिन बाहर नहीं जा रहा है, तो पूरा फ्लूइड एक्युमुलेट कर रहा है बॉडी में, तो वेट क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। आपने पानी पीना बंद नहीं किया, आपने खाना खाना बंद नहीं किया, बट हार्ट काम नहीं कर रहा है, हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, तो जो भी ले रहे हो वो जा तो रहा है बट आउट नहीं हो रहा है, तो आपकी बॉडी में एक्युमुलेट हो रहा है, रिटेन हो रहा है, तो बॉडी का वेट क्या हो जाएगा?
गेन हो जाएगा। आगे समझ में? अब ये जो सबसे खास टॉपिक है जुगुलर वेन प्रेशर, आई शो यू, पहले इसको समझना कैसे मॉनिटर करते हैं, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, कैसे एमसीक्यू। मैंने आपको सेंट्रल वेनस ब्लड प्रेशर पढ़ाया था, उस समय मैंने जिक्र किया था सीवीपी। यू नो सीवीपी, सीवीपी नॉर्मली कितना होता है बच्चों? 3 to 8 mm of 5 to 10 सेंटीमीटर सुपर, दैट इज अ सेंट्रल वेनस। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे? मैनो। कौन सा कैथेटर? स्वान गॉस। और पेशेंट को कौन सी पोजीशन? सुपाइन के साथ हेड कितना? 0 पॉइंट का था, मिड एक्सिलरी लाइन का था, और जहां पर वो मिड एक्सिलरी लाइन का 0 पॉइंट और राइट एट्रियम दोनों क्रॉस होते हैं फैलिबोस्टैटिक एक्सिस, रिमेंबर? आज हम देखते हैं जुगुलर वेन प्रेशर, जेवीपी। अब मेजर करने का तरीका फिर मैं वीडियो दिखाऊंगा, उसमें एक्चुअली मेजर करते हुए देखा जाएगा। पहले आपको समझना है, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि जुगुलर वेन प्रेशर 6 to 8 सेंटीमीटर H2 होता है, दैट्स अ नॉर्मल वैल्यू। साथ में मेंशन किया कि मेजर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एंगल ऑफ लुइस, मेनुब्रियोस्टर्नल जॉइंट एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ द जुगुलर वेन पल्सेशन। एक्चुअली क्या होता है, एक वर्ड लिखा एंगल ऑफ लुइस, आपको पता है स्टर्नम जब हम पढ़ते हैं, स्टर्नम बोन, दैट इज अ मेनुब्रियम, दैट इज अ स्टर्नम। ऐसा एक बोन होता है, ये बोन इसको कहते हैं मेनुब्रियम। क्या कहते हैं? मेनुब्रियम। और ये जो बोन का पार्ट दिख रहा है स्टर्नम, क्या होगा बच्चों? स्टर्नम। यहां दोनों के बीच में जॉइंट दिख रहा है, इसको कहते हैं स्टर्नो मेनुब्रियो जॉइंट। सारा समझ में? इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ लुइस। एंगल ऑफ लुइस पहले समझिएगा, लिखवा दूंगा एंगल ऑफ लुइस। एक्चुअली क्या करना होता है, राइट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में राइट एट्रियम होता है। कौन होता है? और ये ब्लड वापस कहां से आ रहा है? राइट एट्रियम से। कहां आ रहा है? राइट एट्रियम का एग्जिट लोकेशन 0 पॉइंट मैंने कहा था मिड एक्सिलरी लाइन, कहां पर है? अब जब पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे, नेक को यहां पर 30 डिग्री पे एलिवेट करेंगे, कितने डिग्री पे? और सेंट्रल वेनस प्रेशर में 45 डिग्री। सेंट्रल वेनस प्रेशर कितना था? 45 डिग्री। अब यहां पर पेशेंट लेटा हुआ है, गर्दन उठा हुआ है, उसका मिड एक्सिलरी वाला जो पॉइंट है 0 पॉइंट है, वहां से इस जॉइंट तक का डिस्टेंस, मिड एक्सिलर से इस जॉइंट तक का डिस्टेंस नॉर्मली 5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? ये सभी पेशेंट का फिक्स वैल्यू है, सभी पेशेंट का। 5 तो हमारे पास है, और ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कहां से है? मिड एक्सिलर से स्टर्नम और मेनुब्रियम जहां जुड़ती है, उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ, इस एंगल ऑफ लुइस तक ये जो डिस्टेंस है, जब पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, ठीक है, हेड एलिवेटेड है, मिड एक्सिलर से काउंट करोगे, एंगल ऑफ लुइस तक ये जो डिस्टेंस है, ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। कितना होगा? अब क्या करना है, इस एंगल ऑफ लुइस और गर्दन के लेटरल साइड में यहाँ एक पल्स होता है जिसको कहते हैं जुगुलर पल्स। जुगुलर वेन क्या होते हैं? और जुगुलर वेन ऐसे प्रोमिनेंट दिखेगा। जुगुलर वेन क्या दिखेगा? प्रोमिनेंट कब होता है? उठा हुआ, उठा हुआ, ब्लड वापस आ रहा है, ऊपर से भी ब्लड आ रहा है, ब्लड का एक्युमुलेशन बढ़ रहा है। जब पेशेंट को जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ा होगा, तो यहाँ से जुगुलर वेन ऐसे फेल्ट होगा, पल्सेशन फेल्ट होगा। तो मेनुब्रियोस्टर्नल जो जॉइंट है, जिसका नाम है एंगल ऑफ लुइस, अब इस एंगल ऑफ लुइस से लेकर के जो पल्सेशन आपको फेल्ट हो रहा है, इस डिस्टेंस को हमें क्या करना? मेजर करना। क्या करना है? ये डिस्टेंस किसमें जोड़ेंगे, और जो वैल्यू आएगा वो पेशेंट का जुगुलर वेन प्रेशर होगा। क्या होगा? जुगुलर वेन प्रेशर। मैं इमेज के साथ आपको अच्छे से बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। कुछ कुछ तो समझ में आया? एंगल का नाम समझ में आ गया? ओके, आई विल शो यू। लिखने की जल्दीबाजी मत करना, मार खाओगे नहीं तो। दैट यू कैन सी एवरीवन। यहां पर मैंने मेंशन किया है, ये राइट एट्रियम वाला साइट है, ये एंगल ऑफ लुइस है, ये एरिया कितना है? स्केल यूज करेंगे यहां पर, स्केल। फिर हमने क्या किया, पेशेंट के नेक में वो जगह दिखा जहां पर पल्सेशन फेल्ट हो रहा है, मतलब जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ा हुआ दिख रहा है, वो वेन प्रोमिनेंट दिख रहा है। तो हमने क्या किया, इसी एंगल ऑफ लुइस के ऊपर एक स्केल को पकड़ा और एक स्केल को लेटरल पकड़ा, और दोनों का लेवल इक्वल किया। इक्वल करने के बाद हमें पता चला ये डिस्टेंस कितना था, जो ये डिस्टेंस निकला यहाँ पर कितना निकला? 3। कितना निकला? तो 5 और 3 कितना हुआ? 8 का मतलब तो नॉर्मल, 8 का मतलब तो नॉर्मल। अगेन आप देखिएगा इस पिक्चर को, इस पिक्चर को देखिएगा, ये जगह है एंगल ऑफ लुइस। कौन सी जगह बच्चों? और यहाँ पर अपना होता है मिड एक्सिला। कौन होता है? ओके, ये जो डिस्टेंस हमें दिख रहा है, ये हमारे पास कितना था? 5 सेंटीमीटर। कितना था? फिर हमने उस एंगल ऑफ लुइस को स्केल को रखा और एक डिवाइस की मदद से उसके इक्वल लेवल में दूसरी डिवाइस को पकड़ा जहां पर पल्सेसिंग फेल्ट हो रहा है, और फिर हमने देखा ये डिस्टेंस कितना है। इस डिस्टेंस को 5 के साथ क्या कर दिया, और जो वैल्यू निकला वो क्या आ गया? जुगुलर वेन प्रेशर। आपको और अच्छे से बताता बेटा, आप देख सकते हैं, ये एक रियल पिक्चर है, ठीक है। ये डिस्टेंस ऑलरेडी हमारे पास है, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब अगला डिस्टेंस हमें मेजर करने के लिए स्केल लेना है, और जो एंगल ऑफ लुइस है, ये है ना एंगल ऑफ लुइस, एंगल ऑफ लुइस के ऊपर स्केल को रखना है, और फिर पेशेंट का जुगुलर वेन में वो लोकेशन देखना जहां पर पल्सेशन फेल्ट हो रहा है, उसके इक्वल नोट करना है, और जितना ये डिस्टेंस कवर हो रहा है एंगल ऑफ लुइस और जहां पल्सेशन फेल्ट करना है, इसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर लेंगे। जो वैल्यू आएगा क्या होगा? और थोड़ा समझ में आया? पूरा समझाते हैं, देखो आप इस वीडियो को देखना ध्यान से। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आपको जुगुलर वेन दिख रहा है? दिस इज अ पल्सेटिंग जुगुलर वेन। जुगुलर वेन को आराम से देखिएगा बच्चों, ये जो पॉइंट डिटेक्ट हो रहा है,
दैट पॉइंट वी कैन से एंगल ऑफ लुइस, और एंगल ऑफ लुइस से डिस्टेंस को देखा जाए, स्केल को रखा, अगेन यू कैन सी एंगल ऑफ लुइस, और ये पल्सेटिंग का प्रोमिनेंट एरिया। कुछ कुछ और समझ में आया? कितना ही था? चलो मूवी चल रही है ना? तो कुछ नहीं करना है, स्केल यूज करना है, पेशेंट को सीधा लेटाना, हेड को 30 डिग्री एलिवेट करना है, जो जुगुलर वेन का पल्सेटिंग पॉइंट होता है उसको स्ट्रेट लेवल में लेना है, स्केल को रखना है, एंगल ऑफ लुइस पे डिस्टेंस को मेजर करना है, प्लस 5 कर देना है, जो वैल्यू आएगा पेशेंट का क्या होगा, जुगुलर वेन। अब आप लिख लीजिएगा, और इसके ऊपर 5 स्टार लगा देना बेटा, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। हुआ? तो जुगुलर वेन प्रेशर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में बढ़ता है, राइट साइड में? वेरी गुड, राइट साइड हार्ट फेलियर कैन इंक्रीज योर जुगुलर वेन प्रेशर। इवन सेंट्रल वेनस प्रेशर भी बढ़ता है, पोर्टल वेन प्रेशर भी बढ़ता है, बट एक्जेक्टली पूछे तो यू कैन पुट जुगुलर वेन प्रेशर। लिखा सभी बच्चों ने? ओके, इस पिक्चर से आपको समझ में आया? नाउ वी आर गोइंग टू सी लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, और एक मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर। ये आपने देखा बच्चों, राइट साइड हार्ट फेलियर, और राइट साइड हार्ट फेलियर का प्राइमरी कॉज कौन था? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। साथ में एक मैंने कोर पल्मोनल बताया और राइट वेंट्रिकुलर इन्फेक्शन बताया। जस्ट रिमेंबर व्हेन वी लर्न हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथी, वल्वुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, याद है? तो मोस्ट कॉमन हार्ट फेलियर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, तो सारे कॉज रिस्पांसिबल होंगे यहाँ पर भी, लाइक हाइपरटेंशन, लाइक कार्डियोमायोपैथी, लाइक वल्वुलर डिजीज या डिसऑर्डर, और लाइक सीएडी। और इसमें मोस्ट कॉमन कौन है? सीएडी। इसको नोट डाउन कर लेना, सेम कॉजेज जो आपने ऑलरेडी पढ़ा, और लास्ट में लिखना कि साइन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर आर एविडेंट ऑफ पल्मोनरी सिम्पटम that affect on the pulmonary system. Here you can see, suppose left ventricle is unable to pump blood into the aorta. यदि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को aorta में नहीं भेजेगा तो ब्लड वापस कहाँ जाएगा बच्चों? लेफ्ट एटीएम कहाँ जाएगा? और लेफ्ट एटीएम से वापस कहाँ जाएगा? पल्मोनरी, और कहाँ पहुंच जाएगा? लंग्स में। ऑलरेडी राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। अब राइट साइड से भी ब्लड पहुंच रहा है लंग्स में, और ब्लड रिटर्न बैक लंग्स में आ रहा है, तो यहाँ पर लंग्स की ब्लड वेसल्स में क्या पड़ेगा? कंडीशन। तो जितने भी सिम्टम हम देखने वाले हैं किसके होंगे? लंग्स के। किसके होंगे? अभी पहले राइट साइड हार्ट फेलियर में ब्लड वापस कहाँ जाता बॉडी में, तो सिम्टम कौन से थे? सिस्टमिक, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, यू कैन सी एवरीवन, ऑर्थोपेनिया। ऑर्थोपेनिया का मीनिंग होता है पेशेंट only can take breath on upright position, upright position। यहाँ पर पेशेंट सिर्फ ब्रीथ को अपराइट पोजीशन, और अपराइट का मतलब सीधा याद रखना सेमी फाउलर, सेमी फाउलर। कभी कभी डॉक्टर प्रॉप्ड अप कर दो, प्रॉप्ड अप पोजीशन, सेमी फाउलर। ऑर्थोपेनिया का मीनिंग होता है पेशेंट ओनली ओनली कैन टेक ब्रीथ ऑन अपराइट पोजीशन। पेशेंट बैठेगा उसको दिक्कत आएगी, लेटेगा दिक्कत आएगा, ऑलमोस्ट देखेगा सेमी फाउलर पोजीशन में, तो पेशेंट को ब्रीथ लेने में आसानी होगा। क्यों? क्योंकि लंग्स के ब्लड वेसल्स का कंजेशन बढ़ा हुआ है, तो लंग्स इज अनेबल टू मेंटेन, so lungs is unable to exchange O2 or CO2, तो उस समय पेशेंट को क्या फेल्ट होगा बच्चों? ऑर्थोपेनिया। क्या फेल्ट होगा?
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब लंग्स क्विक कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होने लगेगा तो ट्राई टू फुलफिल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कई बार हार्ट ब्लड को प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है तो कोशिश करता है मैं फटाफट ब्लड को बॉडी सिस्टम में भेजूं। ठीक लंग्स कोशिश करेगा कि मैं पेशेंट को ब्लड में O2 CO2 को फटाफट एक्सचेंज करूं तो लंग्स क्विक कॉन्टैक्ट होगा, क्विक कॉन्टैक्ट होगा तो ब्रीथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट। क्या हो जाएगा, शॉर्ट। तो एग्जाम में ऑर्थोपेनिया का मीनिंग कई बार आया हुआ है, ये इसका मीनिंग पूछा जाता है। तो आपको लिखना पेशेंट ओनली कैन टेक ब्रीथ ऑन अपराइट पोजीशन। अभी आपकी पोजीशन है, कुछ बच्चों की है सिटिंग, कुछ की है लीन फॉरवर्ड, कुछ बच्चों की लीन ऐसे आगे क्यों झुके हुए, कुछ का है सेमी फाउलर जो थोड़ा सा ऐसे सपोर्ट लेके पीछे बैठे हुए है ना। तो एग्जैक्टली क्रॉप द पोजीशन सेमी फाउलर और अपराइट ऑलमोस्ट वी कैन से सेम। और सेमी फाउलर आपको पता है 30 टू 45 डिग्री एंगल पे होता है, 30 टू 45 डिग्री एंगल को हम लोग कहते हैं सेमी फाउलर। अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट सिम्पटम कफ, इनिशियली ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ, एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स इज कॉल्ड कफ। एक्सप्रेशन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड कफ। कभी कभी बलगम आता तो हम कह सकते हैं प्रोडक्टिव कफ, और ड्राई आता तो हम कह सकते हैं ड्राई जैसे नॉन प्रोडक्टिव। तो वी कैन से ड्राई कफ होगा क्योंकि लंग्स के अंदर कंजेशन बढ़ेगा और कंजेशन बढ़ने की वजह से रेस्पिरेटरी पासेज में प्रॉपर काम नहीं करेगा, पेशेंट फील कफ। तो ऑर्थोपेनिया। और दूसरा सिम्पटम है कफ, एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड कफ। नाउ नेक्स्ट वन, हेमाटाइसिस। एवरीबॉडी नो ब्लड स्पुटम या स्पुटम विद ब्लड। अब हेमाटाइसिस क्या होगा, ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी, डैमेज। अब ब्लड वेसल डैमेज होगा तो जब आप कफ करोगे तो आपके स्पुटम के साथ क्या निकलेगा, ब्लड। दैट इज अ हेमाटाइसिस। एक हेमाटेमेसिस होता है और एक हेमाटाइसिस होता है। टेमेसिस में आप पढ़ते हो वोमिटिंग के साथ ब्लड। तो ऑर्थोपेनिया, कफ, हेमाटाइसिस। एडवेंटिशियस ब्रीथ साउंड। एडवेंटिशियस का मतलब होता है बच्चों एब्नॉर्मल। एडवेंटिशियस का मतलब होता है एब्नॉर्मल। abnormal breath sound here in a various area of the lungs. Adventitious breath sound और adventitious का मतलब होता है abnormal। लिखा सभी ने? How many lung sound we can consider normal? 1 2 3 4 3। normal lungs के कितने साउंड होते हैं, 3। सपोज देखिए ये आपका ट्रैकिया है, ये आपका राइट ब्रोंकाई है, ये आपका लेफ्ट ब्रोंकाई है। देन दिस इज योर राइट लंग्स एंड दैट इज योर लेफ्ट लंग्स। वी हैव हाउ मेनी लंग्स, 2 और 3। कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। सपोज वी हैव 2 लंग्स, सी वाला भी वही क्या, ओके फाइन। देन प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्सरी ब्रोंकाई। लेफ्ट साइड में प्राइमरी और सेकेंडरी। ऑलमोस्ट देखोगे राइट लंग्स में कितनी लॉब्स होती है बच्चों, 3। वी हैव 3 लॉब्स और लेफ्ट में कितनी होती है, 2 लॉब्स होती है। लंग्स के नॉर्मल साउंड की जब हम बात करते हैं, एक होता है ब्रोंकियल, एक होता है वेसिकुलर। वेसिकुलर जो पूरे लंग्स में सुनते हैं, वेसिकुलर। और एक होता है ब्रोंको वेसिकुलर। कौन सा होता है, दैट इज अ ब्रोंकियल, दैट इज अ वेसिकुलर, दैट इज अ ब्रोंको वेसिकुलर। ब्रोंको वेसिकुलर जहां पर प्रक्रिया जो है बाइफर्केट राइट ब्रोंकाई लेफ्ट ब्रोंकाई, वहां स्टेटो लगाएंगे तो कौन सा साउंड सुनाई देगा, ब्रोंकियल। पूरे लंग्स पे स्टेटो लगाएंगे तो कौन सा सुनाई देगा, और जहां से राइट ब्रोंकाई राइट लंग्स मेंट होता है, लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग्स मेंट होता है, इन दोनों के बीच में स्टेटो रखेंगे तो कौन सा सुनाई देगा, ब्रोंको वेसिकुलर। कौन सा? तो वी हैव 3 नॉर्मल लंग साउंड। कितने होते हैं, 3। अब यदि पेशेंट को लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हुआ है, लंग्स में कंजेशन बढ़ा है, तो डेफिनेटली मेनली ये जो वेसिकुलर साउंड है ये अफेक्ट होगा कंपैरिजन टू द अदर। वेसिकुलर कहां सुनते हैं, ऑन द एंटायर लंग्स, ऑन द एंटायर पूरे लंग्स में, चाहे अपर लॉब्स हो, मिडिल लॉब्स हो, लोअर लॉब्स हो, कहीं पर भी साउंड सुनता है वेसिकुलर साउंड है। कभी कभी ये मेरा बताने का पर्पस था कि एडवेंटिशियस ब्रीथ साउंड तो है, आपसे पूछे कि एडवेंटिशियस ब्रीथ साउंड में कॉमनली कौन सा एब्नॉर्मल होगा, तो आपको आंसर लिखना है वेसिकुलर। वेसिकुलर क्योंकि वेसिकुलर कहां सुनते हैं, पूरे लंग्स पे। ब्रोंकियल कहां सुनते हैं, जहां पर राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई डिवाइड होती है, इसको कहते हैं बाइफर्केशन। यहां पर ब्रोंकियल और दोनों के बीच में ब्रोंको वेसिकुलर। आया समझ में? बाकी रेल रहल वीजिंग है ना, क्रैकल्स, ये सारे लंग्स के एब्नॉर्मल साउंड होते हैं। ओके फाइन। तो एडवेंटिशियस ब्रीथ साउंड एब्नॉर्मल ब्रीथ साउंड होगा। पल्मोनरी कंजेशन में क्रैकल, और स्पेशली पल्मोनरी कंजेशन में पल्मोनरी एडिमा, दैट इंडिकेट बाय क्रैकल साउंड। प्लीज राइट डाउन। आगे बताऊंगा कि पल्मोनरी एडिमा क्या होता है। पल्मोनरी कंजेशन में क्रैकल, और पल्मोनरी कंजेशन का मेन कॉम्प्लिकेशन है पल्मोनरी एडिमा। जब भी पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा, सॉरी पल्मोनरी कंजेशन या पल्मोनरी एडिमा हो जाता है तो आप समझ आना, नीड फॉर इमीडिएट ट्रीटमेंट है, अदरवाइज पेशेंट की डेथ हो सकती है। लिख लिया बच्चों? ओके फाइन। आज ना तो यस बोला जा रहा है ना ना, इसे तो आपको सुबह 9 बजे बुलाया था, कम से कम बोलते तो है, नहीं तो कल फिर बुलाने का ध्यान रखना। हाँ मुझे पता भी थके हुए आप लोग, तो एनर्जी बनाए रखो, 2 से 5 के बीच में फुल एनर्जेटिक रहो। फिर हमारे 5 बजे चुलबुल पांडे सर आ जाएंगे, वो को बचाएंगे, है ना। देखा नहीं कल साइकेट्रिक है, मैं हमेशा साइकेट्रिक क्लास पूरी वॉच करता हूँ, मेरा वो सब्जेक्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वापस, है ना। बट जब सर फ्लो में होता है ना तो धुआं धुआं होता है पूरा, है ना। और डिफेंस मैकेनिज्म को आपने देखा होगा, मोटू पतलू, है ना। आई लाइक टू वे ऑफ टीचिंग, और मैं हमेशा कहता हूँ श्री सर और माई सेल्फ वी आर टुगेदर लास्ट 23 ईयर, 23 साल से हम लोग साथ में,
23 साल एक बहुत बड़ा एक कहते हैं कि मेल और फीमेल में मेजर डिफरेंस होता है ना? अब ज्यादा नहीं बताएंगे। और जब मैं और सर पोस्ट बीएससी में हम लोग साथ पढ़ते थे, जीएन में हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो हम लोग 5 घंटे पढ़ते थे, सर 1 घंटे पढ़ के बराबर नंबर लाते। वो 4 घंटे मस्ती करते, 1 घंटे पढ़ा, टेस्ट दिया, नंबर बराबर। तो सबका एक अलग-अलग आईक्यू होता है पढ़ने का तरीका, बट ये हैव वेरी गुड गट्स और एक्सपीरियंस बहुत है। आपको बता दूं श्री सर 10 ईयर दिल्ली एम्स के न्यूरो ओटी में काम किया, 10 ईयर। कितनी खोपड़ी खोली बंद की होगी? है 10 साल, और सारे दिल्ली के एक्सीडेंटल केस कहाँ थे? ट्रॉमा सेंटर में, एम्स ट्रॉमा सेंटर। और 10 साल कोई वहां पर काम करके फिर एसएनओ बन के फिर एएनएस बन के आज आपको पढ़ा रहे, तो कितना तजुर्बा होगा सोच सकते हो, है ना? तो अभी फंडामेंटल में खूब अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको, और फंडामेंटल के बाद साइकेट्री, क्योंकि सर न्यूरो ओटी में रहे तो साइकेट्री की अच्छी जानकारी है ना? तो पूरा बेनिफिट लिया करो। 2 से 5 आप अलर्ट हो, 5 बजे आप ऑटोमेटिक चार्ज हो, चाय भी पी के आते हो, है ना? तो यू शुड बी अलर्ट। ओके फाइन। पल्मोनरी कंडीशन की बात है, पल्मोनरी क्रैकल की बात करें, तो मैंने कहा था ये पल्मोनरी एडिमा होता है, दैट यू कैन सी एवरीवन, पल्मोनरी एडिमा। मतलब जब भी पेशेंट को लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होगा ना, उसका कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, और पल्मोनरी एडिमा वाले पेशेंट को तुरंत ट्रीट करना होता है, अदरवाइज पेशेंट गोइंग टू बी डाई। तो क्या होता है पल्मोनरी एडिमा? देखिएगा, सपोज ये पेशेंट का ट्रैकिया है, राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई, देन राइट लंग्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई। मैं थोड़ा सा समझाने के बाहर निकल रहा हूं बेटा, लंग से, है ना? अंदर ही होता है सब कुछ, बट आई ट्राई टू टीच यू। ये ब्रोंकियोस है, देन एल्यूलाई डक्ट, दैट इज एल्यूलाई डक्ट। अब क्या होता है, इन एल्यूलाई डक्ट में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। एक्युमुलेशन का कारण क्या है? पल्मोनरी कंजेशन। क्या कारण है बच्चों? अभी हमने देखा, पेशेंट का राइट साइड का हार्ट फेल हो रहा था, पेशेंट का पोर्टल हाइपरटेंशन हो रहा था, तो असाइटिस हो रहा था, पता था? भाई पेशेंट को राइट साइड का हार्ट फेल हुआ, ब्लड वापस लीवर में गया, लीवर से पोर्टल वेन में गया, पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ा, पेशेंट को असाइटिस हो गया। क्या हो गया? अब हमें क्या हो रहा है कि पेशेंट का लेफ्ट साइड का हार्ट काम नहीं कर रहा है, ब्लड लंग्स में आ रहा है, लंग्स की ब्लड वेसल्स का प्रेशर बढ़ रहा है, वहां से फ्लूइड लीक हो रहा है, और ये लीक होकर के इस एल्यूलाई सैक में पहुंच जाता है। एल्यूलाई सैक वो एरिया होता है जहां पर एल्यूलाई प्रेजेंट होता है। कौन होता है? एल्यूलाई, जहां पर एल्यूलाई प्रेजेंट होता है। और एल्यूलाई जो है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक फंक्शनल यूनिट कौन है? एल्यूलाई। और इसी एल्यूलाई में एक सेल है, टाइप 1 सेल, टाइप 1 सेल है, और जो क्या करता है O2 एंड, मतलब यहां तक तो सिर्फ पाथवे है। हमने क्या किया देखिए, ये पर्सन था, आज तो थोड़ा सा फीस गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना? ये लो, नोस समझ में आना चाहिए, ठीक है? नोस, फारिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। यहां सिर्फ O2 और CO2 ट्रेवल करता है, ये रास्ता है ऑक्सीजन का एल्यूलाई पहुंचना और एल्यूलाई से CO2 को बाहर निकलना। दे ओनली वर्क थ्रू पाथवे, लाइक जैन से गेट से आप एंटर होते हो, क्लासरूम तो यहाँ पर है, क्लास तो यहाँ लगती है, तो गेट से लेके स्टेयर से लेके दरवाजे तक ये क्या है? पाथवे। क्या पाथवे? क्लास कहाँ लगी? सेमिनार हॉल में। एग्जैक्टली O2 और CO2 का एक्सचेंज एल्यूलाई, और एल्यूलाई में भी कौन करता है? टाइप 1 सेल। कौन करता है? यहाँ आके O2 CO2 का एक्सचेंज होता है, ब्लड से CO2 आ जाएगा, O2 से कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। तो मेरा कहने का पर्पस है, जहां एल्यूलाई प्रेजेंट होती है वहां पर कौन भर गया? फ्लूइड। अब फ्लूइड भर गया तो O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा क्या? तो पेशेंट की क्या हो सकती है? डेथ। और ये किसकी वजह से हुआ? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर ऑलवेज रिस्पांसिबल कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा, और पल्मोनरी एडिमा इट इज इमरजेंसी कंडीशन, नीड टू बी ट्रीट इमीडिएट। तुरंत इस पेशेंट को क्या करना है? तो दोनों हार्ट फेलियर में डेंजरस कौन सा हुआ? मोस्ट कॉमन कौन सा हुआ? लेफ्ट वाला मोस्ट कॉमन, मोस्ट डेंजरस। कौन सा क्या करा? पल्मोनरी एडिमा। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर पल्मोनरी एडिमा उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट बता देता हूँ, फिर आगे कॉमन ट्रीटमेंट। आपको मीनिंग समझ में आ गया? पल्मोनरी एडिमा क्या होता है समझ में आ गया? ओके फाइन। जैसे मैंने मेंशन किया है, सीवियर डिस्निया होगा पेशेंट को, ऑर्थोपेनिया होगा, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड होती स्पुटम दिखेगा, वीजिंग और क्रैकल। वीजिंग, इसको कहते हैं म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल साउंड। और वीजिंग क्यों सुनाई देगा? ड्यू टू नैरोइंग ऑफ एयरवे, नैरोइंग ऑफ एयरवे जब नैरो होता है तो वीजिंग सुनाई देता है। और क्रैकल पल्मोनरी एडिमा को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? पल्मोनरी एडिमा को इंडिकेट करता है। तो वीजिंग एंड क्रैकल कब? जब आप ऑस्कल्टेशन करोगे, ये दो एब्नॉर्मल साउंड है। ज्यादातर वीजिंग आप लोग किसमें पढ़ते हैं? अस्थमा। किसमें पढ़ते हैं? अस्थमा में क्या होता है? एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन, नैरो एरो, और एयरवे जब वो नैरो होता है तो डेफिनेटली पेशेंट को वीजिंग सुनाई देता है। यहाँ पर भी दो कंडीशन है, वीजिंग है, क्रैकल है। और इसके अलावा एक्यूट एंजाइटी होगा, रेस्टलेसनेस होगा ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, कोल्ड क्लैम्बी स्किन होगा क्योंकि ब्लड का एक्सचेंज बंद हुआ है, हाइपोकैप्निया, एविडेंस बाय द मसल क्रैम्प्स और वीकनेस, डिजीनेस एंड पैरास्थेसिया। देखिए हाइपोकैप्निया, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा समझ में, बता देता हूं। हाइपोकैप्निया, हाइपोकैप्निया का मतलब होता है डिक्रीज CO2 इन ब्लड, ब्लड में CO2 का कम होना। अब ब्लड में CO2 कब बढ़ता है? जब पूरा सर्कुलेशन चल करके ब्लड आता है, तब आपकी बॉडी से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो उस समय CO2 का लेवल बढ़ रहा है। अब ये जो ब्लड वापस आ रहा है, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ रहा है। कौन सा आ रहा है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो CO2 कम होता है या ज्यादा होता है? कम होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट एट्रियम से वापस ब्लड किसमें आ गया? पल्मोनरी वेन और लंग्स में। तो इस ब्लड में CO2 कम होता है। जो ब्लड आपका राइट साइड से आ रहा है उसमें CO2 ज्यादा होगा। कौन होगा? ज्यादा। तो यहाँ पर जब पेशेंट का ब्लड रिटर्न बैक आ रहा है तो इस ब्लड में आपको क्या कम मिलेगा? CO2। तो हाइपोकैप्निया, एविडेंस बाय द मसल क्रैम्प्स, वीकनेस, डिजीनेस और पैरास्थेसिया। प्लीज राइट डाउन एवरीवन।
जब आप PCO2 पढ़ते हो, नॉर्मली बच्चों 35 टू 45 mm ऑफ HG होता है। दिस इज अ नॉर्मल PCO2। 35 डिक्रीज होता है तो हाइपोकैप्निया कहते हैं, 45 से ज्यादा होता है तो हाइपरकैप्निया। अब आपसे एग्जाम में कोई पूछे कि विच पोजीशन विल एडमिनिस्टर टू मीजर जुगुलर वेन प्रेशर, supine it had elevated 30 degree, very good. What is the name of point between manubrium and sternum? Angle of Lewis. Fixed pressure कितना होता है? 5 centimeter, very good. लिखा बच्चों? फास्ट फास्ट लिखो। हाँ हाँ, सीवी बढ़ेगा, जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ेगा, दीज आर द कॉमन। हाँ, आप सीवी बढ़ा कर लिखा है, इंक्रीज होता है सीवी, सीवी भी बढ़ेगा तब जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ेगा। तो लिख लिया बच्चों? ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी एक्शन टू बी taken if the client develop pulmonary edema. A patient के lungs में fluid accumulation बढ़ता है, especially into the alveoli sac. तो एक short trick से unload fast. उससे पहले हाई फाउलर कितना डिग्री एंगल पे देते हैं बच्चों? 82। अभी आप सभी हाई फाउलर में, you all are seated in high fowler position, 80 to 90 degree angle. Okay, fine. You can administer oxygen. लंग साउंड चेक करना है, यदि लंग साउंड में क्रैकल मिलता है, क्रैकल में दो होते हैं बच्चों, फाइन क्रैकल, कोर्स क्रैकल, बट क्रैकल इंडिकेट पल्मोनरी एडिमा, क्रैकल इंडिकेट पल्मोनरी एडिमा। आईवी लाइन आपको इंश्योर करना है, पेशेंट को डायरेटिक और मॉर्फिन दोनों देना। अब यहां पर देखिएगा मॉर्फिन और पल्मोनरी एडिमा, मैंने शुरू में कहा था मॉर्फिन कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, और उसमें मैंने ये कहा था कि लंग डिसऑर्डर में भी देते हैं विद प्रिकॉशन, विद प्रिकॉशन। अब यहां मॉर्फिन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब पेशेंट का लंग्स इज अनेबल टू एक्सील O2 और CO2, तो हार्ट में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, तो उधर डिमांड को कम करने के लिए कौन चाहिए? मॉर्फिन। बट हमें रेस्पिरेटरी फंक्शन को मॉनिटर करते रहना है। इंसर्ट फॉलिस कैथेटर टू एक्सक्रीट वॉल्यूम, प्रिपेयर फॉर द इंट्यूबेशन, वेंटिलेटर सपोर्ट जरूरत पड़ सकती है, पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकना पड़ सकता है, और किस पे डालना पड़ सकता है, क्योंकि there's an immediate situation, then प्लीज साइड डाउन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो हमें करना है। हाई फॉलो पोजीशन हम दे सकते हैं, ऑक्सीजन हम दे सकते हैं, लंग साउंड को असिस्ट कर सकते हैं, लंग साउंड में एब्नॉर्मल साउंड को देखना है, आईवी लाइन लगाना है, दो ड्रग यहां पर दे रहे हैं डायोटिक्स जो आपके यूरिनरी आउटपुट को बढ़ाएगा, तो वर्कलोड कम होगा हार्ट का। फॉलिस कैथेटर अगेन यूरिन को एक्सक्रीट करवाने के लिए, और दो डिवाइस अवेलेबल रखना, इंट्यूबेशन के लिए और वेंटिलेटर के लिए। पेपर में एमआई, एंजाइना, हार्ट फेलियर और शॉक, ये चार मेनली होंगे। प्रीवियस को भी थोड़ा रिवाइज करके आइएगा, छोड़ना मत उसमें, है ना। बट जो बच्चे रिसेंट ज्वाइन किए वो इन चार टॉपिक अच्छे से तैयार करके आना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। और प्रीवियस ईयर वाले जो लास्ट में ट्यूसडे को पेपर लिया है उसको भी एक बार देख लेना। इट्स ओवर एवरीवन। जो शाम को पढ़ाया ना, शब वो 2 बजे से 5 बजे, 5 से 7, सोशियोलॉजी भी सर ने पढ़ाया ना। नहीं, आपका मान रख सकते हैं हम लोग, आप कहो तो सोशियोलॉजी क्वेश्चन भी डालेंगे, क्यों पढ़ा दिया ना, तो क्यों नहीं, सोशियोलॉजी के क्वेश्चन भी आपको डाल देंगे। पढ़ा दिया, क्यों, ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बट सोसाइटी, ग्रुप, फैमिली, कल्चर, है ना, एक पर्सन, 4 बीवी, ये पढ़े ना, पॉलीएंड्री, पॉलीगेमी, तो ये टर्म्स ही आते हैं एग्जाम में। कल्चर क्या, नॉर्म्स क्या, बैगरी, प्रोस्टिट्यूट, है ना, ये सारे टॉपिक्स होते हैं। ओके, मेडिकल मैनेजमेंट, आप बहुत अच्छे हो, याद दिला देते बेटा। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, एक ट्रिक्स मैंने यहाँ लिखा, देयर इज अनलोड फास्ट, पेशेंट लोड हो चुका है और हमें क्या करना बच्चों, अनलोड फास्ट, एक शॉर्ट ट्रिक्स है ना, ऐसे कोई शरीर थोड़ी अनलोड करना है ना। यू से याद रखना, अगेन अपराइट पोजीशन, जैसे मैंने हाई फाउलर आपको पढ़ाया। एन से यहाँ पर नाइट्रेट, वेसोडाइलेटरी, एल से लेसिक्स, अगेन ओ से ऑक्सीजन, ए से एसी इनहिबिटर, और डी से नाइट्रोक्सिन। अब डिगॉक्सिन, एसी इनहिबिटर, ऑक्सीजन, पोजीशन रेस्पिरेटरी सिम्टम को कम करेगा, नाइट्रेट वेसोडाइलेशन करेगा, ब्लड फ्लो फर्दर जाएगा, लेसिक्स
कार्डियक वर्कलोड कम करेगा, यूरिन आउटपुट बढ़ाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी को पूरा करेगा। एसी इनहिबिटर हाइपरटेंशन को कम करेगा, क्योंकि मैंने कहा था एक कॉज था हाइपरटेंशन, है ना। डिकॉक्सिन वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगा। फास्ट में फ्लूइड डिक्रीज करना है, आफ्टर लोड डिक्रीज करना है, सोडियम रेस्ट्रिक्ट करना क्योंकि हाइपरटेंशन था। और टी से टेस्ट हमें डिकॉक्सिन का लेवल चेक करना, डिकॉक्सिन की टॉक्सिसिटी का पता चलेगा। हमें एबीसी एनालिसिस करना, उसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एग्लोसिस का पता चलेगा। और हम पोटेशियम लेवल का पता करना है, उससे पता चलेगा पेशेंट को डिकॉक्सिन टॉक्सिसिटी तो नहीं हुआ है। तो ये इमीडिएट ट्रीटमेंट है बच्चों। अनलोड फास्ट, प्लीज राइट डाउन। अपराइट, नाइट्रेट, लेसेक्स, ऑक्सीजन, एसी इनहिबिटर, डिकॉक्सिन, डिक्रीज फ्लूइड, आफ्टर लोड डिक्रीज सोडियम रेस्ट्रिक्शन, और डिकॉक्सिन लेवल चेक करना है, एबीसी चेक करना है, पोटेशियम लेवल चेक करना है। तो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द हार्ट फेलियर। बीच में पल्मोनरी एडिमा शॉर्टली थोड़ा हमने देखा, और इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले जो है वीएनपी। आपको मैंने हार्मोन्स पढ़ाए थे हार्ट में, है ना, वेरी गुड। हार्ट में मैंने 2 हार्मोन्स पढ़ाए थे, और मैंने वहां जिक्र किया था कि ये सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर को चेक करने में मदद करता है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। एक हार्मोन आपको बताया था एएनपी, और एक था वीएनपी। एएनपी जो मैंने कहा था ये मेजर वेसोडाइलेटर है, मेजर वेसोडाइलेटर हार्मोन है, वेसोडाइलेटर। और मैंने कहा किसके अगेंस्ट काम करता है, हाइपरटेंशन। किसके अगेंस्ट काम करता है, जस्ट रिमेंबर, आपको मैंने कहा था 22 से 27 के आसपास नॉर्मल होता है। तो एट्रिया नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड जो है, ये एट्रियम से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है। किससे सिक्रीट होता है, और एएनपी आर वर्क एज अ वेसोडाइलेटर। कैसे काम करता है, दैट मींस व्हेन योर ब्लड प्रेशर इज राइजेस अप, या ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ये हार्मोन आकर के ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। ब्लड प्रेशर को क्या कर देगा, तो इसलिए मैंने एट्रिया नेट्रायूरेटिक को कहा मेजर वेसोडाइलेटरी हार्मोन। मैं बात कर रहा हूं बच्चों वीएनपी की। किसकी बात कर रहा हूं, वीएनपी का दूसरा नाम लिखा मैंने बीएनपी, ब्रेन नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड या वेंट्रिकुलर नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड। और मैंने कहा था इस हार्मोन का काम है, इट हेल्प टू स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट, इट हेल्प टू स्ट्रेचिंग ऑफ द, मतलब आपके हार्ट के अंदर एक्युमुलेशन बढ़ा तो आपका चैम्बर क्या होगा बच्चों, स्ट्रेच होगा। चैम्बर क्या होगा, और स्ट्रेच में रोल प्ले करने वाला हार्मोन कौन है, वीएनपी। कौन है, अब जब आपको हार्ट फेलियर पढ़ना है, व्हेन योर लेफ्ट वेंट्रिकल इज अनेबल टू पंप ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, तो ब्लड का एक्युमुलेशन कहां हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड का एक्युमुलेशन कहां हो रहा है, लेफ्ट। व्हेन योर लेफ्ट वेंट्रिकल इज अनेबल टू पंप इनटू द आयोटा, तो ब्लड का एक्युमुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल हो रहा है, तो वेंट्रिकल क्या होगा, तो वेंट्रिकल जितना स्ट्रेच होगा उतना हार्मोन का प्रोटेक्शन देगा। हार्मोन का प्रोटेक्शन, तो मैंने यहां लिखा है वीएनपी, बी टाइप नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड सिक्रेटेड बाय कार्डियोमायोसाइट इन अ वेंट्रिकल। अब ये नॉर्मल कितना होगा, लेस देन 100 पिकोग्राम है, तो हम कहेंगे पेशेंट को कोई हार्ट फेलियर, दैट मींस नॉर्मल। दैट मींस अब इस हार्मोन का काम तो समझ में आ गया ना, जितना ब्लड एक्युमुलेशन बढ़ेगा उतना वेंट्रिकल क्या होगा, और स्ट्रेचिंग बढ़ेगा तो हार्मोन का प्रोटेक्शन, बिकॉज हार्मोन पार्टिसिपेट करता है स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट, स्ट्रेचिंग ऑफ द। अब यदि इस हार्मोन का लेवल आपको मिला लेस देन 100 पिकोग्राम पर एमएल, मतलब पेशेंट को कोई हार्ट फेलियर की कंप्लेन। यदि 100 से 300 चला गया तो हार्ट फेलियर, 300 या उससे ज्यादा चला गया माइल्ड, 600 पहुंच गया और 900 पहुंच गया। एग्जाम में एमसीक्यू क्या आएगा, which investigation will help to find out severity of heart failure। कौन सा इन्वेस्टिगेशन है जो सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर में मदद करता पता लगाने में, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, आगे समझ में, प्लीज राइट डाउन एवरीवन, ये जरूर लिखना, टू फाइंड आउट सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर, टू फाइंड आउट सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर। लिखा सभी ने, ये नोट करना बेटा, टू फाइंड आउट सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर। एमसीक्यू आया हुआ है कि हार्ट फेलियर की सीवियरिटी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, वीएनपी का लेवल चेक करते हैं। 100 पिकोग्राम से ज्यादा है हार्ट फेलियर प्रेजेंट है, 300 तक पहुंचेगा माइल्ड, 600 मॉडरेट, और 900 इज अ सीवियर।
कितना कितना लिख रहा हो? नाउ नेक्स्ट वन, चेस्ट एक्सरे कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। लास्ट में लिखा इको। इको, इको होता है अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ हार्ट, इकोकार्डियोग्राम, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ हार्ट। ओके, आई विल शो यू टू एक्सरे। आपको देखना है एग्जाम में इमेज बेस्ड एमसीक्यू आ जाए, आप दोनों में से मुझे बताना नॉर्मल कौन सा है, हार्ट फेलियर वाला पेशेंट कौन सा है। वैसे मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से फाइंड आउट कर लोगे। ए और बी लिख देता हूं, विच इज द नॉर्मल। वेरी गुड। अब नॉर्मल, अब आप दोनों में देखोगे मैंने एक ग्रीन लाइन पुट किया हुआ है और दूसरी तरफ ग्रीन लाइन दिख रही है। इतना आपका हार्ट क्या हो रखा है, एनलार्ज हो गया। होना था हार्ट, देखिए हार्ट का मैक्सिमम पोर्शन हम कहते हैं भाई ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड होना चाहिए। ये आपका हार्ट का लोकेशन वाला जगह दिख रहा है। दूसरी पिक्चर में देखोगे हार्ट ने लंग्स को कंप्रेस कर दिया और ऑलमोस्ट आप देखोगे इतना एक्सटेंड हो गया, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट को क्या हो गया बच्चों, हार्ट फेलियर क्या हो गया। और जिसका मतलब यहाँ पर एक्युमुलेशन बढ़ गया, हार्ट स्ट्रेच हो रहा है, एरिया कवर कर रहा है, तो ऐसा एक्सरे का इमेज आपको देखने को मिल सकता है। या तो चलो मैंने आपके सामने नॉर्मल भी पुट किया, एग्जाम में तो एक ही फोटो आता है और चार ऑप्शन होते हैं, है ना। वहां लिख देंगे प्लूरल इफ्यूजन, वहां लिख देंगे कार्डियक टेम्पोनेंट और भी ऑप्शन, तो आपको फाइंड आउट करना। इसलिए मैंने लिखा चेस्ट एक्सरे को हम कहते हैं कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये आपके सामने जो इको की मैंने बात की थी, जिसका अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट, देखिए आप डोंट वरी, है ना। इस तरीके से पेशेंट का हार्ट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है और अल्ट्रासाउंड में हम हार्ट को चारों तरफ से देखते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि पेशेंट का हार्ट जो है कौन सा चेंबर एनलार्ज हो रखा है। देन इसमें इजेक्शन फ्रिक्शन भी डिक्रीज होता है। एग्जैक्टली इजेक्शन फ्रिक्शन का मतलब होता है इट इज मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ ब्लड लिविंग हार्ट ईच टाइम इट स्क्वीज। और मैं नॉर्मली भी मेंशन किया यहाँ पर 55 टू, मतलब टोटल चैम्बर के अंदर जो ब्लड होता है ना, उस टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55 टू 70% ब्लड इजेक्ट हो जाता है इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दिस इज द नॉर्मल इजेक्शन फ्रिक्शन। 55 से 70%, जैसे आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर 100% ब्लड है, उस 100% में से कितना इजेक्ट हो जाएगा, 55 टू, दैट इज अ नॉर्मल, दैट इज अ नॉर्मल। एमआई वाले पेशेंट में ये इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है जब चैम्बर में शैलो टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो यहाँ पर इजेक्शन फ्रैक्शन भी आपका डिक्रीज हो जाएगा जब पेशेंट को हार्ट फेलियर होगा। कभी कभी नॉर्मल पूछ ले, कुछ बुक्स में जो है 60 टू 70 दिया हुआ है, कुछ में 55 टू 70, तो दैट इज अ मिनिमम टू मैक्सिमम। प्लीज राइट डाउन, इजेक्शन फ्रैक्शन जो है डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। मैनेजमेंट में जैसे आप पढ़ने वाले आइनोट्रोपिक एजेंट, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, डायूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सभी ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में। ऑलरेडी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में पढ़ लिया, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, रामाप्रिल याद है। बीटा ब्लॉकर एथिनोलॉल, दूसरा डायूरेटिक्स लेसिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एम्लोडिपिन, डिपिन, रिमेंबर। तो ये ड्रग जो ऑलमोस्ट कार्डियक डिसऑर्डर हर जगह यूज करते हैं, स्पेशली एंजाइना, एमआई, हार्ट फेलियर। यहाँ जो खास बात है आइनोट्रोपिक एजेंट, क्या पढ़ेंगे, और आइनोट्रोपिक एजेंट में आपको पढ़ा होगा डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन जो ड्रग ऑफ चॉइस है हार्ट फेलियर का, जैसे एंजाइना का ड्रग ऑफ चॉइस नाइट्रेट था, एंटीजी, एमआई का ड्रग ऑफ चॉइस एस्पिरिन था, वही हार्ट फेलियर का ड्रग ऑफ चॉइस कहेंगे तो डिगॉक्सिन। क्या कहेंगे, तो ये ड्रग फिर से रिपीट नहीं करेंगे हम, डिगॉक्सिन को थोड़ा डिटेल में ले चलते हैं। और जो सबसे खास बात है तो मैंने मेंशन किया, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्ट फेलियर डिगॉक्सिन या लोनाक्सिन। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, कभी कभी आइनोट्रोपिक की जगह ये वर्ड लिखा होता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड, तो भी राइट करना, इंक्रीज फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन बट डिक्रीज रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स बढ़ाएगा, रेट कम होगा। मतलब नॉर्मली आपके एक मिनट में जो कॉन्ट्रैक्शन है लगभग 70 टू 72 टाइम्स होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स डिक्रीज होने की वजह से हार्ट फेलियर हुआ है, तो फोर्स बढ़ेगा बट कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, मतलब हार्ट रेट क्या होगा, डिक्रीज। आपने सुना है ब्रेडिकार्डिया हो जाता है डिगॉक्सिन की वजह से, तो आपको याद रखना है कि जब डिगॉक्सिन हम देंगे तो डिगॉक्सिन का मेन काम है फोर्स को बढ़ाना, ना कि कॉन्ट्रैक्शन के नंबर बढ़ाना। कॉन्ट्रैक्शन के नंबर क्या हो जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्शन नंबर डिक्रीज होने का कॉज क्या पता है, ट्रिगर वेगस नर्व। और वेगस नर्व क्या करेगा, कंडक्शन सिस्टम को स्लो कर देगा, है ना। डिगॉक्सिन किसको छेड़ेगा, वेगस नर्व। वेगस नर्व किसको छेड़ेगा, पैरासिम्पैथेटिक और कंडक्शन सिस्टम, तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी। तो आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि डिगॉक्सिन कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि डिगॉक्सिन कॉन्ट्रैक्टिलिटी में रेट नहीं बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, फोर्स बढ़ाता है। ये हाईलाइट जरूर करना बेटा, ताकि आपको ब्रेडिकार्डिया की कहानी समझ में आए। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ऑब्लिक लिखना आइनोटॉपिक, इसका ऑब्लिक में लिख लो, आइनोटॉपिक एजेंट,
Inotropic agent. बता बच्चों, आप डिगॉक्सिन को कैरी ऑन करें। पहले मैं आपको एक्चुअली लूसीट्रोपी, आइनोट्रोपी, इनका टर्म्स का मीनिंग आता है, उसके बाद मैं ड्रग को स्टार्ट करूंगा। आप ध्यान से देखिएगा, एक चार्ट आपके सामने मेंशन किया है। हम तो आइनोट्रोपिक पढ़ने वाले हैं, बड़े चार टर्म्स है। एक लिखा है क्रोनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक, लूसीट्रोपिक, और चारों ही कंडक्शन सिस्टम के अलग अलग पार्ट पे काम करते हैं। जब भी क्रोनोट्रोपिक की बात करते हैं, क्रोनोट्रोपिक में दो क्रोनोट्रोपिक होता है, एक होता है पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक और एक होता है नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। और नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस क्या है कि पॉजिटिव हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और नेगेटिव हार्ट रेट को, मैंने क्या लिखा है, क्रोनोट्रोपिक कहां काम करेगा, हार्ट रेट पे। तो यदि क्रोनोट्रोपिक में हम लोग पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक यूज करते हैं, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, पॉजिटिव क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है, हार्ट रेट। नेगेटिव क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करता है, क्या डिक्रीज करता है। तो हार्ट रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए कहां काम करना पड़ेगा, एसए नोड। कहां काम करना पड़ेगा। तो जो भी हम ड्रग की बात करेंगे तो क्रोनोट्रोपिक एजेंट होंगे, तो क्रोनोट्रोपिक डायरेक्टली काम कहां करेंगे, एसए नोड पे, और एसए नोड पे जाके किसको चेक, सिंपैथेटिक नर्व। यदि हार्ट रेट को बढ़ाना है तो सिंपैथेटिक और कम करना है पैरासिम्पैथेटिक। एक और लिखा है ड्रोमोट्रोपिक, यहां लिखा एवी नोड। आपको याद है एसए नोड, एवी नोड बंडल ऑफिस, एसए नोड को मैंने कहा था पल्स रेगुलेटरी सेंटर, पल्स रेगुलेटरी। एवी नोड को मैंने कहा था रिले सेंटर, रिले सेंटर। तो यहाँ पर क्रोनोट्रोपिक आपका एसए नोड पे काम कर रहा है, ड्रोमोट्रोपिक एवी नोड पे काम कर रहा है। कंडक्शन सिस्टम इंक्रीज है तो कंडक्शन थ्रू द एवी नोड, मतलब यहाँ पर कंडक्शन सिस्टम को इंक्रीज करना होगा, एवी नोड पे काम करेगा। हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा ड्रग है, और आइनोट्रोपिक क्या बढ़ाएगी और किसकी कॉन्ट्रेक्टिविटी बढ़ाएगी, और उसमें क्या बढ़ाता है, फोर्स बढ़ाते हैं। तो फोर्स से क्या होगा, हार्टर बढ़ेगा, हार्टर बढ़ेगा। और लूसीट्रोपिक का काम है किसको इलेक्ट करता है, और वेंट्रिकल को इलेक्ट करने के साथ साथ सिंपैथेटिक नर्व को पास करता है। तो आप चाहो तो ये नॉलेज के लिख सकते हो, एग्जाम में कभी-कभी इन टर्म्स का पूछते हैं, हम आइनोट्रोपिक बार-बार जिक्र करते हैं। तो वी हैव टू फोर टर्म्स, क्रोनोट्रोपिक, लूसीट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक। बॉक्सिंग पे जितने भी एमसीक्यू बनने वाले हैं, बहुत एमसीक्यू बनते हैं। डिगॉक्सिन में हम लोग सारे एमसीक्यू कैरी करेंगे। नॉर्मली जैसे मैंने कहा कौन सी ड्रग है, तो या तो आप इसको कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं या फिर कौन सी ड्रग, आइनोट्रोपिक। कौन सी ड्रग है। अब आपसे कोई कहे कि डिगॉक्सिन करता क्या है, तो कॉन्ट्रेक्टिविटी बढ़ाता है। किसकी बढ़ाता है, जब कॉन्ट्रेक्टिविटी बढ़ेगा तो कार्डिक आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा। कार्डिक आउटपुट क्या होगा, भाई हार्ट फेलियर में क्या था, हार्ट इज अनेबल टू पंप, पंप खराब था ना, ये पंप को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। पंप को इंप्रूव करेगा तो कार्डिक आउटपुट इंप्रूव होगा, और कार्डिक आउटपुट इंप्रूव होगा तो पेशेंट के बॉडी ऑर्गन के नीड को फुलफिल कर पाएंगे। तो दैट ड्रग वी कैन डिगॉक्सिन। तो कुछ लिख सकते हो, डिगॉक्सिन का काम क्या है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट और स्पेशली वेंट्रिकल, स्पेशली वेंट्रिकल। लिख लिया सभी ने। लिख लिया ना, नेक्स्ट कैरी करते बेटा, डिगॉक्सिन। अब नोटबुक और पेन को साइड में रख दो, हर लाइन में एमसीक्यू बच्चों, और मैं लिखूंगा आपको तसल्ली से। पहला काम मैंने आपको कहा था, ये ड्रग कौन सी थी, आइनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक एजेंट, ठीक है। क्लासिफिकेशन करेंगे तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड बोल सकते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। मैंने आपको ये भी जिक्र किया, ये कहां काम करती है, वेंट्रिकल पे। कहां काम करती है, और वेंट्रिकल में क्या बढ़ाती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। क्या बढ़ाती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है। दैट्स द मेन थिंग्स, आइनोट्रोपिक एजेंट, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी किसका बढ़ाता है, वेंट्रिकल। इसमें भी फोर्स को इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है, और फोर्स को इंक्रीज करने के साथ साथ रेट को क्या कर देती है बच्चों, डिक्रीज। ये दोनों डिफरेंशिएशन याद रखना। हम हर बार बोलते हैं कि डिगॉक्सिन दे रहे हैं, हार्ट रेट 60 हो जाता है, तो क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो डिगॉक्सिन ऑलवेज कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया, ऑलवेज कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया। तो आपको याद रखना है कि हार्ट में वेंट्रिकल के फोर्स को बढ़ाती है, बट हार्ट रेट को कम करती है, हार्ट रेट को कम करती है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आइनोट्रोपिक एजेंट है, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिव है। कोई लिखता हुआ मिला ना, मार खा के ध्यान रखना, कुछ नहीं लिखना, अभी बैठ जाओ आराम से। अब आता है आपके पास नॉर्मल डिगॉक्सिन लेवल। आपने सुना होगा नॉर्मल लिथियम लेवल, नॉर्मल एमिनोफाइलिन वेरिफाइलिन का लेवल। आपके ब्लड में नॉर्मली डिगॉक्सिन 0.5 से 2 नैनोग्राम पर एमएल होता है। कई बार ऐसा पूछ लेते सीएचओ में, व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ डिगॉक्सिन, 0.5 टू 2। अब एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, किसी पेशेंट में डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी चेक या मॉनिटर करना है, क्या चेक करेंगे, तो वहां लिखना है नॉर्मल डिगॉक्सिन लेवल।
जैसे ही पेशेंट का डिगॉक्सिन लेवल मोर देन 2 होगा, वी कैन सी पेशेंट सफर विद डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। 2 से ज्यादा होते ही हम कहेंगे पेशेंट को क्या होगा। तो जब भी टॉक्सिसिटी को देखना होगा, तो टॉक्सिसिटी को देखने के सिम्टम तो है ही। क्या चेक करेंगे, कौन सा लेवल चेक करेंगे, तो आप आंसर लिखना डिगॉक्सिन लेवल। क्या चेक करेंगे, नॉर्मली 0.522 नैनोग्राम पर एमएल है, इफ इंक्रीज मोर देन 2 वी कैन से पेशेंट सफर विद डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। क्लियर एवरीवन? ऐसा एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, व्हाट यू कैन चेक, तो आपको आंसर लिखना होगा डिगॉक्सिन लेवल। क्या लिखोगे, ओके फाइन, नॉर्मल लेवल जब आपको पता होगा तो फाइंड आउट कर लोगे। अब ये डिगॉक्सिन कहां से बनता है, ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द फॉक्सग्लोव प्लांट, दूसरा नाम है डिजिटालिस लैंटा। ये जो है जिपमर पुडुचेरी में आया हुआ एमसीक्यू है। मैंने आपको ओपियम पॉपी याद है, ओपियम पॉपी में क्या पढ़ा था, मॉर्फिन। अब आपको कोई पूछे भाई डिगॉक्सिन किसका बना होता है, लीव का बना होता है पत्ते, देयर इज अ फॉक्सग्लोव प्लांट, इसका दूसरा नाम है डिजिटालिस लैंटा। यहां से क्या बनाते हैं हम लोग डिगॉक्सिन, क्या बनाते हैं, तो ये पूछा तो मुझे लगा ओपियम पॉपी भी पूछ सकते हैं। तो हमें पता है मॉर्फिन कहां से आता है, खाने का मन करता है कभी, इट विल बी डेंजरस, ओपीपी को क्या कर देता है, पिन पॉइंट, क्या करता है, पता ना पिन पॉइंट, वेरी गुड, हमें पिन पॉइंट नहीं करवाना बेटा। तो पूछिए ड्रग कहां से आता है, ये फॉक्सग्लोव प्लांट होता है, उसका दूसरा नाम है डिजिटालिस लैंटा, इसका बना होता है, ठीक है। अब डिगॉक्सिन का जो डोज की हम बात करें, तो अडल्ट में का लोडिंग डोज 4 to 6 पिकोग्राम 5 मिनट में देना। इनिशियली कितना दोगे, 4 to, जैसे मैंने आपको एंटीसी का डोज बताया, एस्पिरिन का डोज बताया, मॉर्फिन का डोज बताया, तो एक लोडिंग डोज होता है, इनिशियली हम तो जितना दे सकते हैं। सेकंड और थर्ड डोज होगा बोलस। बोलस का मतलब होता है एक साथ ज्यादा अमाउंट, बोलस का मतलब होता है एक साथ किसी पेशेंट को ट्यूब फीडिंग देना, डॉक्टर लिखा कि 20 ml 30 ml देना है, और एक लिखा बोलस देना 100 ml, तो 100 ml एक साथ देना, कितना देना, 100 ml। तो सेकंड और थर्ड बोलस होगा 2 to 3 पिकोग्राम पर केजी, फॉलोड बाय द 4 to 8 आवर्स इंटरवल। इनिशियली लोडिंग डोज है 4 से 6 देना है, और उसके बाद इसका आधा कर देना है, 4 to 6 का आधा कितना, 2 to 3, 2 to, तो फिर सेकंड और थर्ड डोज कम कर देना है, और आगे 4 to 8 आवर्स के इंटरवल से देना है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो हमेशा लोडिंग डोज का था, किसका था, 4 to 6 पिकोग्राम 5 मिनट में देना है, ठीक है, ये तो बात होगी डोज की। नाउ नेक्स्ट वन, इन मेंटेनेंस डोज पूछे, मेंटेनेंस डोज पूछे 0.125 से लेके 0.5 मिलीग्राम वंस डे कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है, और इनिशियली लोडिंग डोज दे दिया उसको 3 to 6 पिकोग्राम, पेशेंट स्टेबल हो गया, और आपको उसको 10 दिन या 15 दिन तक मेंटेनेंस डोज दिलाना है, तो उसको फिर हम हाई डोज नहीं देंगे, 0.125 से लेके 0.5 के आसपास एक मेंटेनेंस डोज पे पेशेंट को रखेंगे। अब डिगॉक्सिन कहां कहां दिया जा सकता है, आपको मैंने एटीएल फैक्टर पढ़ाया था, और मैंने कहा पेशेंट का हार्ट रेट 250 से 350, याद है, आपने पढ़ रखा है, मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं। एटीएल फिब्रिलेशन, हार्ट रेट 350 से, याद आ रहा कुछ कुछ, यहाँ पर हमने स्वाटूथ शेप, यहाँ पर हमने अपसेंट पी वेव पढ़ा है, ओके वेरी गुड। और बाकी अपना है हार्ट फेलियर, जहां हम डिगॉक्सिन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट मैंने मेंशन किया कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन, वीएफ और वीटी में नहीं देते हैं, इनका तो ट्रीटमेंट क्या था, डीफैप, वीटी और वीपीएफ का ट्रीटमेंट क्या था, और उनको नहीं देंगे जिसको डिगॉक्सिन से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है, ठीक है, इजी टू रिकॉल है। 80 सर्वाइकल पल्स 1 मिनट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। अब सब जगह हम अलग अलग पैरामीटर पढ़ते आ रहे हैं, एस्पिरिन पढ़ाया तो डीएनएस की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी थी ब्रीदिंग को मॉनिटर करना, याद है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग पढ़ाया तो डीएनएस की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी थी ब्रीदिंग को मॉनिटर करना। जब एनटीसी पढ़ाया नाइट्रोग्लाइसिन, तो डीएनएस की रिस्पांसिबिलिटी हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर को चेक करना। वहीं अलग अलग ड्रग में अलग रिस्पांसिबिलिटी आपने देखा, मॉर्फिन में मैंने कहा था रेस्पिरेटरी रेट चेक करते, क्या करते हैं, अब आपसे कोई कहे किसी को डिगॉक्सिन दे रहे हैं, तो हमें पेशेंट का पल्स रेट को चेक करना, हार्ट रेट को चेक करना, 80 सर्वाइकल पल्स 1 मिनट प्रायर, क्यों, यदि पेशेंट का हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट आपको मिलता है, उस पेशेंट को हमें डिगॉक्सिन देना ही नहीं है, क्योंकि डिगॉक्सिन तो कॉज करता है ब्रेडिकार्डिया, क्या कॉज करता है, तो एक बार और लिखा है अपाइकल पल्स, पल्स तो आपकी बॉडी में बहुत है, इसको कहते हैं मोस्ट एक्यूरेट, क्या कहते हैं, मोस्ट एक्यूरेट पल्स। और मैंने आपको कार्डियक सिस्टम स्टार्ट किया तब एक फोटो बना के बताया था, लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकोर्स स्पेस में अडल्ट में अपाइकल पल्स को मॉनिटर करते हैं, फोर्थ इंटरकोर्स स्पेस में चिल्ड्रन को, याद है। और मैंने कहा अपाइकल पल्स को सेंट्रल पल्स कहते हैं, अपाइकल पल्स को मैक्सिमम इंपल्स पल्स कहते हैं। अपाइकल पल्स जो है बच्चों में, चिल्ड्रन इन्फेंट में मोस्ट कॉमन साइट होता है, रिमेंबर। और यहाँ पर भी हमें कौन सी पल्स को देखना है, अपाइकल। एग्जाम में पल्स का नाम पूछते हैं और कितना मिनट पहले, वी कैन पुट प्रायर टू द 1 मिनट। Infant man should not be received the dose more than 1 ml, 0.05 mg of the digoxin one time. अभी मैंने आपको 3 to 6 और 4 to 6, अभी आपको लगभग 4 to 6 जो है पिकोग्राम आपको लोडिंग डोज मैंने बताया अडल्ट में, बट कभी कभी इन्फेंट का पूछे तो आप लिखिएगा 0.05, ये 0.05 अडल्ट का मेंटेनेंस डोज है, इससे ज्यादा नहीं देना। आप थोड़ा लिख लीजिएगा फिर आगे चलते हैं, हर एक लाइन में एमसीक्यू ध्यान रखिएगा।
सभी ने लिखा बच्चों? ओके फाइन, नेक्स्ट मेंशन करिए फटाफट। लिवर ऑफ से 0.5 टू 2.2 2.0 ना, नैनोग्राम पर एमएल। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी मैकेनिज्म, कैसे काम करता है डिकॉक्सिन। लिखा यहां तक सभी ने? आपको एक पेन कंपलसरी करना पड़ेगा, थोड़ा आनंद लेते हो लिखने में भी आप। सो एवरीवन, बच्चों आप पीछे कॉर्नर पे बैठे अंधेरा करके दिख रहा है सब कुछ? पक्का? ऑल गुड? आता होगी बार आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उससे पहले आपको दो तीन चीजें क्लियर कर देता हूं। आप इलेक्ट्रोलाइट सुना होगा, इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट में एक कैटायन सुना होगा, कैटायन, और एक सुना होगा एनायन, धनात्मक और ऋणात्मक, सुना है? कैटायंस और एनायन। और कैटायंस के एग्जांपल में हम देखें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज आर द कैटायन। एनायन में देखें तो HCO3, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, क्लोराइड। कैटायन एनायन, नॉर्मली कैटायन का जो काम होता है कैरी पॉजिटिव चार्जेस, और एनायन का काम होता है कैरी नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों इंपल्स को कैरी करता है। आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखने की जरूरत है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइट में दो तरीके इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हैं, कैटायंस होता है, एक एनायंस। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हम कैटायंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब ये आपकी बॉडी में पॉजिटिव चार्जेस को कैरी करते हैं, और एनायन में बाइकार्बोनेट है, फॉस्फेट है, क्लोराइड है, ये नेगेटिव चार्जेस को कैरी करते हैं। ठीक है, इनमें से मैं बात करूं कैल्शियम की। कैल्शियम, कैल्शियम जो है नॉर्मली 8.5 से 11 मिली mg पर डीएल, या इसको कह सकता हूं 4 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, वैसे नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम का मेन काम क्या है? तो कैरी इंपल्स, तो कैरी इंपल्स या तो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। सुनिएगा बच्चों, लिखवा दूं आपको। आपके बॉडी में इंपल्स को ट्रांसमिट करने में कैल्शियम और उसके साथ सोडियम, उसके साथ ये दो इलेक्ट्रोलाइट रोल प्ले करते हैं। दोनों में ज्यादा रोल प्ले करता है कैल्शियम। कौन करता है? आपने ये तो सुना होगा कैल्शियम की कमी की वजह से देयर इज अ कार्पोपेडल स्पाज्म हो जाता है, वो एक पॉजिटिव ट्राउजर साइन और चॉस्टिक साइन, याद है ना? तो वहां पर कहीं की इंपल्स का ट्रांसमिशन कम होने की वजह से स्पाज्म हो जाता है। तो यहाँ पर कैल्शियम का जो मेन काम है जो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, तो ट्रांसमिशन ऑफ, सोडियम का काम भी टू ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स है, पोटेशियम का काम है इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, मैग्नीशियम का काम है जो हेल्थी नर्व को हेल्थी रखने का काम करता है मैग्नीशियम। तो इन सारे इलेक्ट्रोलाइट्स में
सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन था? कैल्शियम। कौन था? अब कैल्शियम का काम समझ में आ गया, तभी आपको मैकेनिज्म पूरा समझ में आएगा कि ड्रग कैसे कैसे जाकर के हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है। कैल्शियम का काम क्या पता है? इंक्रीज ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, ट्रांसमिशन ऑफ। अब मैकेनिज्म एक्शन की बात करें, सपोज ये आपका सेल है, ये आपका सेल है, दैट इज योर सेल, और सेल का ये जो दिखता है इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। प्लीज समझना बच्चों, लिखवा दूंगा। सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कह सकते हैं। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिला, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिला। ठीक है, इसी सेल मेम्ब्रेन पे एक पंप लगा होता है लाइक दैट। इस पंप का नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप। मतलब ये सोडियम और पोटेशियम को एक्सचेंज करता है, सोडियम और पोटेशियम को एक्सचेंज करता है। नॉर्मली यदि मैं पोटेशियम की बात करूं, दैट इज अ पोटेशियम। पोटेशियम को सेल के अंदर ज्यादा होना चाहिए, पोटेशियम को सेल के अंदर ज्यादा होना चाहिए, और सोडियम को सेल के बाहर ज्यादा होना चाहिए। सबको पता है सेल में मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन पोटेशियम होता है, सेल के बाहर मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन। और इस पंप को सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप कहते हैं, जिसका काम है सोडियम और पोटेशियम को एक्सचेंज करना। ये पंप क्या करता है? ब्लड में प्रेजेंट पोटेशियम को सेल में भेजता है, सेल में प्रेजेंट सोडियम को बाहर भेजता है, और दोनों तरफ सोडियम और पोटेशियम के लेवल को बनाए रखने का काम करता है, जिससे सेल में पोटेशियम ज्यादा बना रहे और ब्लड में बाहर, सॉरी, सेल के बाहर सोडियम ज्यादा बना रहे। तो इस पंप का नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप। आया समझ में? दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। अब एक और पंप होता है दैट यू कैन सी, दैट इज अगेन सोडियम कैल्शियम पंप, दैट इज सोडियम कैल्शियम पंप। इसको हम कह सकते हैं सोडियम कैल्शियम पंप। इसमें क्या हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि सोडियम बाहर जा रहा है और कैल्शियम, कैल्शियम क्या हो रहा है? मतलब जैसे ही सेल में सोडियम अंदर आने का काम यहां से था सोडियम का, सेल में सोडियम ज्यादा आ गया तो सोडियम को बाहर निकलने के लिए किसकी मदद चाहिए? कैल्शियम, और कैल्शियम सेल के अंदर आ रहा है। दोनों पंप का मीनिंग समझ होगा। पहला पंप इसका नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप, जहां पर नॉर्मली आपको सोडियम बाहर जाता दिख रहा है और पोटेशियम अंदर आता दिख रहा है। दूसरा पंप का नाम है सोडियम कैल्शियम पंप, वहां पर सोडियम जो है बाहर जाता दिख रहा है और कैल्शियम, यहाँ सोडियम अंदर आ रहा था या सोडियम, यहाँ पर पोटेशियम अंदर आ रहा था या कैल्शियम। अंडरस्टैंड एवरीवन? अब क्या होता है जब हम किसी पेशेंट को डिगॉक्सिन देते हैं, अब जब किसी पेशेंट को हम डिगॉक्सिन ड्रग देते हैं, सपोज हमने किसी को डिगॉक्सिन दिया, डिगॉक्सिन। अब ये जो डिगॉक्सिन ड्रग है ये डायरेक्टली कहां आके बाइंड होता है? सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपीज। हमने जैसे ही पेशेंट को डिगॉक्सिन दिया, वो डिगॉक्सिन ब्लड में ट्रेवल होकर के सेल मेम्ब्रेन पे पहुंचा, और सेल मेम्ब्रेन पे जो सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप था, यहां आकर के इस ड्रग ने क्या कर लिया? बाइंड करके इस पंप को बंद कर दिया। पंप को क्या कर दिया? पंप को बंद करते ही सोडियम पोटेशियम अंदर जाना, तो पोटेशियम अंदर जाना बंद, तो पोटेशियम कहां ज्यादा? ब्लड में ज्यादा। कहां ज्यादा? सुना है डिगॉक्सिन कैन कॉज हाइपरकैलेमिया, डिगॉक्सिन कैन कॉज हाइपर, ये डिगॉक्सिन का साइड इफेक्ट है, डिगॉक्सिन का। अब जैसे ही डिगॉक्सिन किसी पेशेंट को दिया, वो सेल मेम्ब्रेन पे गया, उसने जाके सोडियम पोटेशियम पंप को बंद कर दिया, इनहिबिट कर दिया। इनहिबिट करने की वजह से बाहर पोटेशियम बढ़ गया और अंदर सोडियम, फिर सोडियम बाहर जाने से रुक गया, पोटेशियम अंदर आने से रुक गया, तो बाहर पोटेशियम बढ़ा, मतलब पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होगा। क्या होगा? दूसरी बात, यदि पेशेंट के ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम है, डिगॉक्सिन इजी टू बाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? तो कभी भी हाइपोकैलेमिया वाले पेशेंट को डिगॉक्सिन दोगे तो डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हाइपोकैलेमिया में डिगॉक्सिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉन्ट्रा, ये चीजें समझना जो आगे आने वाली है। फर्स्ट थिंग मैंने बताया, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप पे डिगॉक्सिन आके बाइंड हुआ, पंप इनहिबिट हुआ, जिसकी वजह से ब्लड में पोटेशियम बढ़ा, अंदर सोडियम बढ़ा, तो पेशेंट को हाइपरकैलेमिया। क्या हुआ? यहां पर यदि पेशेंट के ब्लड में पोटेशियम कम है तो डिगॉक्सिन इजीली बाइंड हो जाता है, और इजीली बाइंड होगा तो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा? ओके फाइन। दूसरी बात, अब यहां पर अंदर आपका सोडियम बढ़ गया। कौन बढ़ गया? सोडियम। बाहर नहीं निकल पाया, बाहर पोटेशियम बढ़ गया, अंदर सोडियम बढ़ गया। अब सोडियम जब अंदर बढ़ेगा तो बाहर सोडियम निकलना भी बढ़ेगा, कि दूसरे पंप के साथ सोडियम बाहर जा रहा है, अंदर सोडियम बढ़ा, अब दूसरे पंप सोडियम और कैल्शियम के साथ में सोडियम बाहर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। भाई अंदर सोडियम का तो सोडियम को बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, अब बाहर निकलने का रास्ता हमारे पास कौन है? सोडियम कैल्शियम पंप, सोडियम। अब ये सोडियम जब बाहर निकलना बढ़ा तो अंदर कौन आना शुरू कर दिया? और कैल्शियम जब आपके सेल के अंदर आएगा तो क्या बढ़ा देगा? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। क्या बढ़ा देगा? और जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगा तो कार्डिक आउटपुट क्या होगा? कुछ कुछ समझ में आया? मैं आपको और अच्छे से बताता हूं, यहां पर देखिएगा, यहां मैंने मेंशन किया है इनहिबिट सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप फाउंड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये था अपना सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप। कहां पर था ये प्लाज्मा? इसको इस करने क्या किया? इनहिबिट किया। क्या किया? रोका। इस पंप के काम को रोकने की वजह से इंट्रासेल्युलर कौन बढ़ गया? सेल के अंदर कौन बढ़ गया? सेल में जैसे सोडियम बढ़ा, अब ये सोडियम जो है ड्यूरिंग सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज, ये आपके सामने सोडियम कैल्शियम है, इस एक्सचेंज में सोडियम बाहर ज्यादा जाने लगा, इंक्रीज इंट्रासेल्युलर कैल्शियम। अंदर कौन बढ़ गया? अंदर जो कैल्शियम बढ़ गया, तो कैल्शियम का काम क्या? इंक्रीज। कैल्शियम का फंक्शन बताता है इंपल्स को ट्रांसमिशन करना। अब जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो कार्डिक आउटपुट क्या होगा? और हमें करना क्या था कार्डिक आउटपुट को? आगे समझ में? हाउ टू वर्क डिगॉक्सिन, ये मैकेनिज्म है। हार्ट फेलियर वाले को डिगॉक्सिन दोगे, डिगॉक्सिन ऐसे काम करती है। अब एक मजे की बात सुनिए, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा डीसी बाइंड फैब, अभी समझा देता हूं बच्चों। डीसी बाइंड फैब, डीसी बाइंड फैब डिगॉक्सिन का एंटीडोट है। डिगॉक्सिन का ये क्या करता है? ये जाकर के इस पंप के ऊपर बैठ जाएगा और डिगॉक्सिन को टच नहीं होने देगा, पंप बराबर काम करता रहेगा, तो डिगॉक्सिन का इफेक्ट कम हो जाएगा। द
ड्रग डिजिबाइन ट्रैप। तो डिजिबाइन ट्रैप का काम है वर्क एज एंटीडोट ऑफ डिगॉक्सिन, एंटीडोट ऑफ। अब ये ड्रग क्या करेगा, किसी पेशेंट को देंगे, ये जाके इस पंप के ऊपर बाइंड हो जाएगा और डिगॉक्सिन को अटैच नहीं होने देगा। जब डिगॉक्सिन को अटैच नहीं होने देगा तो पंप रुकेगा नहीं, पंप रुकेगा नहीं, डिगॉक्सिन का लेवल कम हो जाएगा और पेशेंट को डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो इफ यू वांट टू राइट, प्लीज राइट वन दिस वन। नीचे मैंने कैल्शियम के फंक्शन को भी मेंशन किया है आपके नॉलेज के लिए, स्टिमुलेट एंड डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। लिखा सभी ने? हो गया बच्चों? नेक्स्ट चले, मैकेनिज्म समझ में आ गया सबको? Now, hold decoxin if the apical pulse is less than 90 to 110 beats per minute. Infant or young children. Infant और young children का हार्ट रेट ऑलरेडी ज्यादा होता है, तो लेस देन 90 टू 110 बीट्स तो हम स्टॉप करते हैं। और अडल्ट में सबको पता है लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, ओल्डर चिल्ड्रन और अडल्ट। ये एमसीक्यू कई बार पूछा हुआ है, कितना हार्ट रेट होगा तो डिगॉक्सिन को बंद कर देंगे। जब एज ग्रुप मेंशन नहीं होता तो अडल्ट का आंसर लिखना है, जब एज ग्रुप मेंशन करते तो आपके पास इन्फेंट और चिल्ड्रन का मैं लिखा लेस देन 90 टू 110 और लेस देन 60 दैट्स अ ब्रेडिकार्डिया, और ब्रेडिकार्डिया होते ही हमें डिगॉक्सिन को विथहोल्ड कर देना है। आपको याद होगा मॉर्फिन जब हमने पढ़ा, हाँ मॉर्फिन सल्फेट, जब पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट होते ही हमको क्या कर देते थे बच्चों, स्टॉप। और यहाँ पर हार्ट रेट लेस देन 60 होते ही हमें स्टॉप कर देना। ओके नाउ नेक्स्ट वन, अर्ली साइन ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिटी, एनोरेक्सिया। कभी कभी फर्स्ट साइन भी कहते हैं और फिजिकल सिम्टम। ये तीनों एमसीक्यू अलग अलग पूछते हैं। अर्ली साइन पूछे डिगॉक्सिन टॉक्सिटी तो भी एनोरेक्सिया, फर्स्ट सिम्टम पूछे तो भी एनोरेक्सिया, फिजिकल सिम्टम क्योंकि एनोरेक्सिया का पेशेंट बताएगा या हमें पता चल जाएगा, सब्जेक्टिव साइन होगा ऑब्जेक्टिव, तो हम लिख सकते हैं सब्जेक्टिव साइन। सब्जेक्टिव साइन जैसे टिनिटस पढ़ते हैं, टिनिटस भी सब्जेक्टिव साइन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि अर्ली साइन ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिटी, फिजिकल सिम्टम ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिटी, सब्जेक्टिव साइन ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिटी या फर्स्ट सिम्टम ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिटी, तो आपको आंसर लिखना एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना। पेशेंट को डिगॉक्सिन लगा है, दूसरे दिन जाके पूछो कुछ खाया, बोले मुझे तो कल से भूख ही नहीं लग रही है, तो समझ जाना पेशेंट को डिगॉक्सिन। तो हमें क्या चेक करना, डिगॉक्सिन लेवल क्या चेक करना है। तो ये एमसीक्यू बहुत बार आया हुआ है कि फर्स्ट साइन ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिटी, एक्चुअली डिगॉक्सिन गड़बड़ करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंपैक्ट होती है, पेशेंट को भूख नहीं लगेगा क्योंकि फूड की नीड नहीं लगेगी उसको। तो एग्जाम में अलग अलग फॉर्म में पूछे, फिजिकल सिम्टम हो सकता है कि एनोरेक्सिया की जगह लिख दे लॉस ऑफ एपेटाइट, तो इसका मीनिंग भी आना चाहिए आगे समझ में सभी को। डिगॉक्सिन टॉक्सिटी का पहला सिम्टम फिजिकल सिम्टम, ओके फर्स्ट सिम्टम फिजिकल सिम्टम और अर्ली सिम्टम। इसके अलावा डिगॉक्सिन टॉक्सिटी यदि हुआ है तो हाइपरकैलेमिया, अभी आपको मैंने बताया था हाइपरकैलेमिया क्यों होता है। हाइपरकैलेमिया का मतलब इंक्रीज द लेवल ऑफ पोटेशियम, येलो ग्रीन डिस्टोरेशन अराउंड द लाइट, जिसको हम जेंटॉप्सिया बोलते हैं।
एग्जैक्टली क्या होता है, पेशेंट को डिगोक्सिन देंगे तो पेशेंट को क्या डेवलप हो सकता है, कैटरेक्ट। क्या डेवलप हो सकता है, कैटरेक्ट का मीनिंग होता है ओपेसिटी, ओपेसिटी ऑफ, नॉट ओबेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी, ओपीए, आप मोटापा मत कर देना लेंस का, ओपेसिटी ऑफ द लेंस, ओपेसिटी का मतलब होता है ब्लरीनेस, धुंधलापन, सुना धुंधलापन, हाँ उसको कैटरेक्ट कहते हैं। और कैटरेक्ट डेवलप होने की वजह से लेंस जब ब्लरी हो जाएगा तो येलो फिल्टरिंग इफेक्ट डेवलप होगा, और येलो फिल्टरिंग इफेक्ट डेवलप होते ही पेशेंट को ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा, तो इसको हम कहते हैं येलो ग्रीन डिस्टोरेशन अराउंड द लाइट, टर्मिनोलॉजी में कहते हैं जेंटोप्सिया, और ये बहुत बार पूछ सकते हैं, आया हुआ भी है, येलो ग्रीन अराउंड द लाइट इंडिकेट व्हिच ड्रग टॉक्सिटी, तो आपको आंसर लिखना है कि डिगॉक्सिन, क्या लिखना है, कभी कभी थोड़ा चालाक एग्जांपल एग्जामिनर होगा तो जेंटोप्सिया लिख देगा, है ना, जेंटोप्सिया लिख देगा, तो आप प्लीज राइट डाउन करिएगा। तुमने बिग बॉस देखा, बिग बॉस, अरे बड़े बड़े उतावले हो रहे हो, हैं? उसमें कम हाइट का आया था कोई कैंडिडेट, हो गया चालाक, ब्रो चालाक, सुना है, हाँ अब्दू, सब जानते हो आप लोग, पढ़ाई कब करते हो पता नहीं, ऐसे बीच बीच में एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, बिग बॉस। सेट करें ना ब्रेडिकार्डिया डिसअर्थमिया, एग्जाम के पर्पस ऑफ व्यू से अर्ली सिम्टम बहुत बार पूछते हैं, हाइपरकैलेमिया भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप पढ़ते हो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ये भी हाइपरकैलेमिया कॉज करती है। आप हिपेरिन पढ़ोगे हिपेरिन, हिपेरिन ड्रग का भी साइड इफेक्ट है हाइपरकैलेमिया बच्चों, हाइपरकैलेमिया, angiotensin converting enzyme inhibitor can cause hyperkalemia, heparin can cause hyperkalemia, lecithin can cause hypokalemia, thiazide diuretic can cause hypokalemia, है ना, उन सबका अलग अलग इफेक्ट है, बट हाइपरकालेमिया एसीई इनहिबिटर में भी होता है, हिपेरिन भी करता है और डिगॉक्सिन भी करता है, डिगॉक्सिन भी करता है, याद रखिएगा, एसीई इनहिबिटर कैन कॉज हाइपरकालेमिया, हेपेरिन कैन कॉज हाइपरकालेमिया, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कॉज हाइपरकालेमिया। इट्स ओवर एवरीवन, चाय पीना है, आवाज बंद नहीं होनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, है ना, नहीं तो मैस में बोलेंगे आज चाय नहीं बने, एनर्जी बनाए रखो, एनर्जी बनाए रखो, ओके फाइन। नाउ इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉक्सिटी एग्जिस्ट इन अ क्लाइंट विद, कौन कौन से पेशेंट में डिगॉक्सिन टॉक्सिटी की रिस्क बढ़ सकती है, समझिएगा प्लीज पहले, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म आई थिंक एवरीबॉडी नो, हाइपोथायरॉयडिज्म को बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, तो ये दोनों थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन है, इन हार्मोन का काम है टू मेंटेन वेसल मेटाबॉलिक रेट, और साथ में हार्ट रेट को भी बढ़ाने का काम करते हैं, और यदि हार्मोन का प्रोडक्शन कम हुआ, हाइपोसिक्रेशन हुआ, दैट कंडीशन इज हाइपोथायरॉयडिज्म, आल्सो नोन एज मैक्सी एडिमा, मैक्सी एडिमा, हाइपोथायरॉयडिज्म का दूसरा नाम मैक्सी एडिमा, है ना, तो हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे टॉक्सिटी की जो रिस्क है उसको बढ़ा सकता है, रिड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ डिगॉक्सिन, डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लाज्मा, क्लियरेंस ऑफ द ड्रग, स्पेशली जैसे आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस की डिमांड और मेटाबॉलिक प्रोसेस डिक्रीज होगा तो आपके हार्ट में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्योंकि डिगॉक्सिन काम क्या करता है, इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द, नॉर्मली आपके ब्लड में डिगॉक्सिन 0.5 से 2.0 नैनोग्राम होता है ना, अब डिगॉक्सिन की नीड कब बढ़ेगी, जब आपका हार्ट एक्सेसिव फंक्शन के लिए स्टिमुलेट करेगा, तो यहाँ पर तो हाइपोथायरॉयडिज्म में आपकी डिगॉक्सिन की रिक्वायरमेंट कम कर दी, कम क्यों कर दी, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म कैन डिक्रीज योर मेटाबॉलिक प्रोसेस, क्या डिक्रीज करेगा, तो डेफिनेटली आपका डिमांड कम हो गया, आप डिगॉक्सिन दे दोगे तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, रिड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ डिगॉक्सिन बिकॉज़ ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म कैन कॉज डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लाज्मा क्लियरेंस ऑफ द, मतलब जब पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होने के साथ में जो डिगॉक्सिन आपके ब्लड में है वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उसको एक्सक्रीट करना भी नहीं हो पा रहा है, ऊपर से आपने और डिगॉक्सिन दे दिया तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी, क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी, क्योंकि डिगॉक्सिन काम क्या कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कब बढ़ेगी, जब आप बॉडी में ब्लड की डिमांड बढ़ेगी, बॉडी में वॉल्यूम ज्यादा चाहिएगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो डिगॉक्सिन काम करेगा, अब इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मेटाबॉलिक प्रोसेस आपका कम हो गया तो आपको ऑक्सीजन की डिगॉक्सिन की रिक्वायरमेंट कम होगी, और रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से आपका जो डिगॉक्सिन का वॉल्यूम ऑलरेडी था वो भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है ना, वो प्रॉपर वर्क करा क्लियर हो रहा है, तो आपने ऊपर से और डिगॉक्सिन दे दिया तो टॉक्सिसिटी के रिस्क बढ़ जाएगी, आया समझ में, प्लीज राइट डाउन, एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा, हु आर रिस्पांसिबल कैन कॉज डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, तो सबसे पहले आपको लिखना है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म।
हुआ? नाउ द नेक्स्ट वन, हाइपोकैलेमिया। ऑलरेडी मैंने कहा था हाइपोकैलेमिया डिक्रीज पोटेशियम लेवल लेस देन 3.5 milli-equivalent per liter is called hypokalemia. When the potassium level low, digoxin can more easily bind to the ATPase. आपको मैंने कहा था ना अभी जब एक इमेज बना के पढ़ाया था कि आपके ब्लड में यदि पोटेशियम कम है तो डिगोक्सिन इजी टू बाइंड होगा, और इजी टू बाइंड होगा तो पेशेंट को रिस्क होगा टॉक्सिटी का। तो यहाँ लिखा मैंने, when the potassium level are low, digoxin can more easily bind to the ATPase, can cause toxicity. कंडीशन लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोकैलेमिया, दोनों क्या कॉज कर सकता है? रिस्क, रिस्क टू इंक्रीज डिगोक्सिन टॉक्सिटी। तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म को डिगोक्सिन देते समय केयरफुली देना है, हाइपोकैलेमिया वाले को देते समय केयरफुली देना है, अदरवाइज पेशेंट को डिगोक्सिन टॉक्सिटी हो सकता है। दोनों हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, हाइपरकैल्सीमिया इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजिटालिस इंड्यूस्ड अरिथमिया। देखिए कैल्शियम का काम क्या था, अभी मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, क्वांटिटी बढ़ाने में कौन रोल प्ले करता है? कैल्शियम। और कैल्शियम यदि ज्यादा हुआ तो और ज्यादा क्वांटिटी बढ़ेगी, और ज्यादा बढ़ेगी तो उसको हम क्या कहते हैं? अरिथमिया। क्या कहते हैं? अरिथमिया का मतलब बताया था मैंने, इंक्रीज बीटिंग ऑफ हार्ट, इंक्रीज बीटिंग ऑफ हार्ट, रेट रिदम, रेट मतलब बीटिंग ऑफ हार्ट पर मिनट, बीटिंग ऑफ हार्ट, रिदम इज रेगुलेटिव ऑफ बीट, रेगुलेटिव ऑफ, रेट से बढ़ता है तो अरिथमिया होता है, रिदम बढ़ता है तो डिसअरिथमिया होता है। क्या होता है? तो आप यदि पेशेंट को कैल्शियम ऑलरेडी ज्यादा है और आपने डिगोक्सिन दे दिया तो डिगोक्सिन तो कैल्शियम को बढ़ा देगा, बढ़ाएगा तो आपकी हार्ट की क्वांटिटी और बढ़ेगी, तो रेट बढ़ेगी तो उसको क्या हो जाएगा? अरिथमिया। हाइपोमैग्नीसीमिया आल्सो रिस्पांसिबल, ये दोनों नोट कर लीजिए फटाफट। कुछ फोटो में दिखा कुछ? हाँ, वो आपको याद दिलाने के लिए फोटो डाला है, मुझे हो तो नथुलाल जैसे। बच्चों क्या हुआ? गर्म हवा आ रही? अब बेटा थोड़ा और सहन करो, मैं तो तब से सहन कर रहा हूं। कुछ इश्यू आ जाता होगा, हिमांशु एक बार इन्फॉर्म करना बेटा। नहीं, पानी वानी का कोई इश्यू नहीं आया, एक बार चेक करवा लो फोन करके, बस मिनट 2 मिनट 3 मिनट, है ना? तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, फार्मर, फार्मर वर्ड सुना? किसान, फार्मर अभी इस समय खेत में काम कर रहे होंगे, दे आर रियल, दे हैव रियल स्ट्रेंथ और फाइटर, और वी आर डमी, यू नो डमी, फंडामेंटल ऑफ लैब में बेड पे लेटे रहते थे हम, मतलब दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं बट मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है। कैसे? अभी यदि किसी बच्चे को एडमिशन में बोले कि ज्ञान स्थलम देखिए, सर बहुत दूर पड़ता है, मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, 150 मिनट, 150 मीटर, 200 मीटर, सर बहुत दूर पड़ता है, हम इतना चल नहीं सकते। एम्स की ओपीडी होती है आधा किलोमीटर की, ध्यान रखना। एम्स की ओपीडी कभी जाओ, जो एम्स में विजिट करना, एक कोने से दूसरे कोने में जाओगे, घुटनों में दर्द होने लग जाएगा। दूसरा, थोड़ी हाइट गई, उफ, हवा डालने लग जाएंगे। उन लोगों से पूछिए तो दिन भर काम करते हैं। कहीं दूर जाना होगा, वी विल ट्राई टू लिफ्ट, बॉयज स्पेशली, जैसे मैं सुबह सुबह आता हूँ, कई बार मैं जान पहचान वालों को बिठाने के मेरे लिए थोड़ा कंफर्ट होता है, अदरवाइज मैं अलाउ नहीं करता हूँ। तो जैसे निकलता रोड पे ऐसे खड़े रहते हैं, हो सकता है लिफ्ट मांगने वाला आपको लिफ्ट दे दे, है ना? तो लिफ्ट मांगते हैं, थोड़ा कोई कुछ कहे तो तुरंत रिएक्ट। अभी ऐसा लगता है कि चांद तारे तोड़ देंगे, ना तो सहन शक्ति बची है, ना पेशेंस बचा है, ना स्टेमिना बचा है, लुक्स वेरी स्मार्ट, कॉस्मेटिक की दुकान का परचेजिंग बढ़ गया, यस और नो? सेम कलर, वही शर्ट होना चाहिए, वही पैंट होना चाहिए, वही शूज होना चाहिए, वही सॉक्स होना चाहिए। और अपने पूर्वजों को देखिए, एक जूता कौन सा, दूसरा कौन सा, और उनकी एज थी 90, 95, 100 ईयर, हमारा एवरेज एज है 55। ज्यादा जीने की मत सोचना, 55, 60, ये मतलब मैक्सिमम, जिस दिन 60 हो जाए ना, भगवान का शुक्रिया अदा कर देना, 60 एज है जी, क्योंकि आजकल का लाइफ बहुत टफ है। 30, 35 के बाद कोई इनको तोहफा मिल जाता है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पता नहीं क्या क्या मिल जाता है, और उसका केयर नहीं किया तो उसके कॉम्प्लिकेशन मिल जाते हैं, उसका भी केयर नहीं किया तो भगवान जी बुला लेते हैं। फिक्स टाइम पे भेजा हुआ है, 30 साल की उम्र तक जिंदगी में कुछ अच्छा कर लेना, 30 साल के बाद जिम्मेदारियों को निभाना, 45 साल के बाद खुद का केयर करने पे पैसा खर्च करना, और 60 साल में बाय बाय। ज्यादा इकट्ठा करने की मत सोचना कि मैं तो अब 50 साल में ये करूंगा, 60 में ये करूंगा, धरे रह जाएंगे। 21वीं सदी है, आने वाली जनरेशन सीधा अनाथ भेजेंगे। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है बच्चों, आजकल में या तो लड़का या फिर आने वाली महारानी, दोनों में से कोई न कोई एक पर्सन ऐसा डिसीजन लेता है, प्रॉपर्टी दे दो, पैसा दे दो, अब आपका इस घर में क्या काम। ऐसी जनरेशन मार्केट में बहुत ज्यादा दिखने लगी है, इसलिए अपनी जिंदगी को 10वीं ऑफिसर बन जाओ, फिर खूबसूरती से जियो। बहुत ज्यादा लालच नहीं करना कि बैंक बैलेंस बढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कोई और एंजॉय करेगा, ध्यान रखना। आजकल पांड्या साहब की एक कहानी चल रही है, हाँ बड़ा सब कुछ ध्यान रखते हो आप, हार्दिक पांड्या का, आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा पांड्या का, मेरे पास कुछ नहीं है, गाड़ी प्रॉपर्टी सब कुछ मम्मी के नाम है, तो मुझे पहले से ही पता था कल कोई आके 50% मांग ले,
है ना? तो आजकल के ट्रस्ट खत्म हो गया, अपनापन खत्म हो गया, मैं हूं वो वाली फीलिंग ज्यादा हुई, हम वाली चली गई। तो मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, खुद पे भरोसा, माँ बाप पे भरोसा। जिस दिन माँ बाप आपसे खो गए ना, समझ जाना आप खत्म होना शुरू हो जाओगे। माँ बाप को जिस दिन नाराज कर दिया और माँ बाप को अपने से दूर कर देना, आपका पतन उसी दिन शुरू है, वक्त लग सकता है। और वो आपके साथ है तो कितना भी बड़ा तूफान आ जाएगा, आप कभी नहीं हारोगे, है ना? ये ध्यान रखना बेटा। और ये चेंजेस को फॉरगेट मत होने देना, याद रखना। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, परिवार में लोगों की एंट्री होती है, एक डाइवर्शन क्रिएट होता है, कभी कभी आपको मजबूर कर दिया जाता है, बट जिद्दी रहना, सबसे पहले मम्मी पापा फिर आप, है ना? हम तीसरे नंबर पे, हाँ तीसरे पे, प्राउडली बोलना, हाँ तीसरे पे। हम आपकी नजर में तीसरे पे, हाँ तीसरे पे। फर्स्ट पे मम्मी पापा, फर्स्ट और सेकंड पे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस बात को गांठ बांध देना बेटा, ये आपके साथ आने वाले टाइम में घटना घटित हो सकती है। कुछ भी हो जाए, हार मत मानना, क्विट मत करना, और मां बाप का साथ देना, चाहे कोई भी आपका साथ छोड़ दे, चिंता मत करना, ठीक है? स्ट्रांग रहना बेटा, और उनकी ब्लेसिंग। और जब एक बार कहते हैं बेटा, आप देखिए क्या फीलिंग आती है ना? मैं अब रिसेंटली स्कूल विजिट करने गया, मदर फादर दोनों को सीए बिजी हो रखा है, पहले मदर को फिर फादर को। वो सब आते थे ऑफिस में विजिट करके चले जाते थे। इस बार मैंने कहा मैं साथ में आपको कुछ नहीं होने दूंगा, 7 फ्लोर लेके गया चला के, और पूरा स्कूल विजिट कराया। तब उनको लगा कि हमारे बच्चे ने क्या किया। पहले उनको इतना पता हमारा ऑफिस है, बाहर से स्कूल दिख रहा है, और आई स्टिमुलेट, मैंने कहा इस बार मैं लेके कुछ उठा के ले जाऊं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे टॉप फ्लोर तक जाके उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सच में हमारे बच्चे ने ये कुछ किया है। सोचिए ब्लेसिंग क्या लेवल होता है ना? तो आपको भी वो करना है, और मैं हमेशा ऑनलाइन भी कहता हूं, ऑफलाइन भी कहता हूं, परिस्थितियां झुकाने की कोशिश करेगी, झुकना, और साथ किसका देना है? फिर आपकी आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे, उनको भी रेस्पेक्ट देना है, बट प्रायोरिटी हमेशा किसकी रखनी है? हाँ, नहीं तो कई तरह की डिजीज मिलेगी, कोई नहीं संभालेगा। मैं से अभी कल एक और एग्जांपल में अहमदाबाद का एक वीडियो देखा है, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, साइकेट्रिक ड्रग का एक्सपर्ट, और धीरे धीरे वो एक फ्रेंड सर्किल के थ्रू कुछ निराशा हाथ लगी, आइसोलेट हो गया, और लास्ट 20 ईयर से एक बंद घर में रहता है, कितने सालों से, और 20 ईयर से कपड़े नहीं बदले उसने, बाल बढ़ गए, हुलिया बदल गया, ब्रिलियंट बंदा, सिर्फ और सिर्फ उसका पापा उसको संभालने आता था, 2 वक्त की रोटी देने आता था, उससे ज्यादा उसके पास करने की कोई कैपेबिलिटी नहीं थी। 20 साल बाद एक कोई पर्सन मिला जिसका काम था रेस्क्यू करके लोगों की मदद करना, उसको लेके गए, उसने रेस्क्यू कराया, जब कपड़े उतारे ना तो शरीर पे से घाव पड़े हुए, जिस बेड पे लेटा था पिलो नहीं था, लकड़ी का एक पट्टा था उसमें सर रखा था, और बेड सोर से ग्रसित। वो पर्सन 10 दिन बाद फिर दिखता है, फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, और दूसरे लोगों की मदद करता हुआ नजर आता है, बिकॉज फादर ने उसको जीवित रखा। उतना ही कर पाया, उसकी कैपेसिटी उतनी थी कि वो खाना खिला सकता हूं, ये नहीं था मैं डॉक्टर पास जाऊं इलाज कराऊं, उतनी हिम्मत थी नहीं उसके पास। वो खुद फादर कहीं से मांग के लाता, लाके बेटे को देता, मांग के लाता, लाके बेटे को देता। और किसी ने कहा यार कोई रेस्क्यू वाले, उनको बोलो आपके बच्चे की मदद करके, ये दिमाग में कब आया? 20 साल बाद। उधर अंकल अकेले, बेटा अकेला, और कोई नहीं परिवार में, और पड़ोसी उनके जाने का इंतजार करे कि हम प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले। अब वो बेटा खुद खड़ा हो गया उस बाप की वजह से, तो साथ किसने दिया? अरे साथ किसने दिया? 20 साल बाद भी उसकी वापसी करवाई। आप सोचिएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट कैरी करते बच्चों, ये मूछे वाले बाबा के बारे में बताते हैं आपको। ये फोटो मैंने इसलिए डाला, इसी में चेंजेस दिख रहा होगा, दिस इज पी क्यू आर एस टी, आप देख पाएंगे एस टी दो डिप्रेशन में दिख रहा है यहाँ पर, और ऐसे एक बन रहा है, स्कूप शेप बन रहा है, इधर मूछ का शेप देखिएगा, और ईसीजी का शेप देखिएगा। मैंने लिखा है क्लासिक डिगॉक्सिन इफेक्ट ऑफ ईसीजी चेंजेस एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, ये तो आप समझ गए, इसका नाम है रिवर्स चेक साइन, कोप साइन, साल्वोटर डाली सैगिंग, इनका नाम है साल्वोटर डाली सैगिंग, इनकी मूछों जैसा अपीयरेंस, ये ईसीजी में दिखे ना तो समझ आना पेशेंट को डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गया। या मैं कह सकता हूं हॉकी देखा, हॉकी, हॉकी का शेप देखा है, वैसा शेप, और ये ईसीजी में टॉक्सिक का साइन है, कि आपने ब्लड में तो देखोगे तो आप ब्लड में डिगॉक्सिन का लेवल चेक कर लोगे, ईसीजी में देखोगे तो ये अपीयरेंस दिखेगा, इसको एसटी सेगमेंट बोल सकते हैं, रिवर्स चेक साइन बोल सकते हैं, साल्वर डाली सैगिंग अपीयरेंस बोल सकते हैं, इंक्रीज वेगल इफेक्ट एट द एवी नोड, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। जैसे इस ड्रग का काम है कि ये वेगस इफेक्ट को बढ़ा देता है, और वेगस नर्व का काम है कंडक्शन सिस्टम को स्लो करना, और कंडक्शन सिस्टम स्लो होगा तो पीआर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्लीज राइट डाउन, ये आता एग्जाम में, टॉक्सिक इफेक्ट इन ईसीजी, ईसीजी में टॉक्सिसिटी का क्या इफेक्ट होता है, तो आप जरूर मेंशन करें। एसटी सेगमेंट आपको मैंने कहा था वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है, तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, रिवर्स चेक साइन, साल्वर डाली सैगिंग अपीयरेंस। ये मुझे से याद रहेगा आपको, अरे मुझे हो तो, हाँ, साल्वर डाली सैगिंग जैसी हो, नथुलाल जी पढ़े होगे।
लिखिए सभी ने। ओके नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट वन। एंटीडॉट मैंने कहा था डिजिबाइंड फैब और डिगॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी, जैसे मैंने कहा आपको बच्चों की ये बाइंड करता है मॉलिक्यूल ऑफ डिगॉक्सिन, मेकिंग देम अनअवेलेबल फॉर बाइंडिंग एट द साइट ऑफ द एक्शन। आपको याद है मैंने अभी आपको सेल मेम्ब्रेन बताया था, मैंने आपको सोडियम और पोटेशियम एटीपी फॉर्म यहां पर आके डिगॉक्सिन बाइंड हो रहा है, ये ड्रग पहले ही जाके बाइंड हो जाएगी, डिगॉक्सिन को बाइंड होने ही नहीं देगी, इफेक्ट कम हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछते हैं एंटीडॉट, प्लीज राइट डाउन एवरीवन, डिजिबाइंड इम्यून फैब या डिगॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी। लिखा बच्चों, द नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास।